स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। इससे पहले क्या था, हमने इकोलॉजी की पूरी इकाई कर ली थी। अब क्या है, यहाँ पे पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन समझने से पहले थोड़ा इंट्रो हम कर लेते हैं जनन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि जनन क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ह्यूमंस में या प्राणी में लैंगिक जनन किस टाइप से होता है और पादप में लैंगिक जनन किस टाइप से होता है। तो पहले हम जनन को समझ लें। क्या समझेंगे पहले हम? जनन को। ठीक है, तो जनन क्या होता है, सीधी सी बात है। जनन जनन आप सभी जानते हैं। जनन का मीन्स क्या होता है? जनन का मीन्स होता है कि अगर किसी जीव से उसकी कोई नई संतान पैदा हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जीव से, जीव तो आप जानते हैं जितने भी प्लांट्स हैं ये भी क्या है, सब जीव है? जो सजीव है वो जीव है। सिंपल सी बात है, जो सजीव है वो जीव है। अब देखो जनन क्या होता है। अब आपको पता है अपने जैसी, और एक चीज और है कि जो जीव होते हैं उनकी संतान जो होती है वो उन्हीं की तरह होती है, उन्हीं की तरह होती है ना, तो अपने समान संतान को पैदा करते हैं। तो जनन समझ आ गया क्या होता है? जनन होता है संतान को पैदा करना, अपनी संतति को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और एक क्वालिटी संतति की ये होती है कि पैदा करने वाला जीव और जो संतति उत्पन्न हुई है वो क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। और ये क्यों होता है? सीधी सी बात है, आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, वो डीएनए की वजह से होता है। तो जनन क्या होता है? जनन होता है अपने समान, अपने समान। ये तो सबसे पहले कंडीशन है कि अपने समान होती है, बिल्कुल अपने समान, अपने समान सांतति को, शांति, शांतति को क्या बोल सकते हैं आप? जनरल भाषा में संतान भी बोल सकते हैं। शांतति को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। बात क्लियर है? जनन किसे कहते हैं? ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने समान। क्योंकि आपको पता है कि जो भी जीव होगा उसकी जो संतान होगी उसी की तरह होगी, है? ये तो क्लियर आपको पता है ना। ह्यूमंस की जो संतान होती है वो ह्यूमंस की तरह ही होती है, हाथी का जो बच्चा होता है वो हाथी की तरह होता है। तो सीधी सी बात है, संतान जो होती है, संतति जो होती है, वो उसके जो जनक होता है उसके समान होती है। समझ आ गया? जनन क्या होता है? जनन होता है अपने समान संतति को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अब दूसरा स्टेप आता है कि जनन होता कितने टाइप का है। तो जनन 2 टाइप्स का होता है। जनन के प्रकार अब देखने वाले हैं हम। क्या? जनन के प्रकार। अब हम देखेंगे जनन के प्रकार, जनन होता कितने टाइप से। तो सीधी सी बात है, जनन 2 टाइप से होता है। जनन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। बात क्लियर है? अब देखो क्या है, यहां पे समझेंगे कि लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अब देखो अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें कोई एक अकेला जीव, सीधी सी बात है, जनन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि संतति उत्पन्न करनी है। और कैसी उत्पन्न करनी है? अपने समान संतति उत्पन्न करनी है, उसे जनन कहते हैं। अब ये संतति उत्पन्न जो हो सकती है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा, और एक लैंगिक जनन के द्वारा। ये तो क्लियर है कि संतति उत्पन्न करने को ही क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। अब से कितने स्टेप में उत्पन्न हो सकती है? एक अलैंगिक जनन से हो सकती है और एक लैंगिक जनन से हो सकती है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? सीधी सी बात है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोई एक जीव, क्या, कोई एक जीव, अकेला जीव ही अपनी संतान को उत्पन्न कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ की शाखा है, ठीक है, पेड़ की शाखा, पेड़ की शाखा को हमने काट के उसे लगा दिया, उससे क्या बन गया? एक नया जीव, नया पेड़ बन गया। तो अकेले जीव ने किया ना, ऐसा तो नहीं कि 2 जीव आए, 2 जीवों ने मिलकर किया है। तो क्या हुआ? अकेले पेड़ की शाखा से एक नया पेड़ बन गया, एक संतान बन गई, एक संतति बन गई, उसे क्या बोल रहे हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, इनके सबके क्या है? एग्जाम्पल है। इनसे क्या होता है? ये अकेला जीव होता है और जो अपनी संतति को अकेला ही उत्पन्न कर देता है, दूसरे जीव की इसमें नीड नहीं होती। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? अब देखो क्या होगा, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक अकेला जीव अपनी संतति को उत्पन्न कर देता है, उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूं, क्या होता है? एकल जीव, जब क्या होता है? जब एकल जीव, एकल, एकल मीन्स अकेला, अकेला जीव अपनी संतति को, अपनी
शांति, शांति में सिंपल वर्ड भी लिख रहे हो, जैसे एकल अगर दिक्कत आ रही है तो अकेला बोल सकते हो आप, शांति में दिक्कत आ रही है तो संतान बोल सकते हो आप, संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, करता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे अलैंगिक जनन बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अलैंगिक जनन तो क्लियर हो गया। अलैंगिक जनन क्या होता है, अकेला जीव। अकेला जीव का एग्जांपल भी समझ में आ गया ना, जैसे हाइड्रा होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, देखो हाइड्रा होता है इस तरह से, मैं चित्र नहीं बना रहा, बस फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होती है, हाइड्रा में ये कली होती है, और कली क्या होती है, टूट जाती है, टूट के नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिर के इससे क्या बन जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया पौधा बन गया, तो क्या अकेला जीव ही तो जन्म कर रहा है, क्या दूसरे जीव की इसने हेल्प ली, नहीं ना, अकेले जीव ने ही एक नया पौधा बना दिया, मतलब अपनी नई संतति बना दी। इसे क्या बोलते हैं हम, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अभी अलग अलग तरह से हो सकता है, अभी अकेला जीव है तो अलग अलग तरह से कर सकता है। कोई अपनी कायिका से करता है, कायिका मतलब काया से कर लेता है। देखो काया, काया का मतलब समझते हो, अरे बॉडी का पार्ट्स, इसने क्या किया, अपने बॉडी के पार्ट को ही नया जीव बना दिया। ठीक है, ये किससे हो गया, कायिका। तो अलग अलग टाइप से हो सकता है, लेकिन करेगा अकेला जीव। जैसे इसने कायिका से कर लिया, अमीबा, पैनामीशियम आप जानते हैं विखंडन हो जाता है। विखंडन का मीन्स, जैसे एक अमीबा है, अमीबा क्या हुआ, एक अमीबा टूटकर दो भागों में बट गया, और दोनों जीव क्या बन गए, नए अमीबा बन गए। तो इसने भी देखो अकेले नहीं अपनी संतति उत्पन्न कर दी। तो इस टाइप के जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। अब बात चलने वाली जो यहाँ पे चैप्टर में हम पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले लैंगिक जनन। क्या पढ़ने वाले, ये तो बस इंट्रो मैंने बताया था इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने के वाले और क्या होता है, जनन क्या होता है। अरे जब आपको जनन का, इसका जनन का मीन्स ही नहीं पता होगा तो आप लैंगिक जनन कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें अकेला जीव नहीं करता, इसमें दो जीव करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। विपरीत लिंग का मीन्स होता है एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें मेल फीमेल का कोई भी चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो अकेला कर रहा है, सी बात है? मेल फीमेल कुछ नहीं होता इसमें, तो बस क्या होता है, जीव होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेल जीव भी होता है, फीमेल जीव भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बस ओनली जीव होता है, ना मेल का चक्कर है ना उसमें फीमेल का चक्कर है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन कौन करता है, लैंगिक जनन में जो होते हैं दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या, अकेला जीव पार्टिसिपेट कर रहा है ना, यहाँ पे दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दो जीव भाग लेते हैं जनन के लिए। और कैसे होने चाहिए, विपरीत जेंडर वाले होने चाहिए। विपरीत मतलब अलग अलग जेंडर वाले होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। अलैंगिक जनन क्या करता है, अकेला जीव करता है, लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए दो जीव होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए, विपरीत जेंडर वाले, मतलब भिन्न लिंग वाले। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या होगी, इसमें मेल और फीमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल। तो बात समझ आ गई। अलैंगिक जनन कौन करेंगे, दो विपरीत लिंग वाले जीव अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो जीव होंगे और विपरीत लिंग वाले होंगे, और वो क्या करेंगे, अपनी संतान को संतति को उत्पन्न करेंगे। उसी को क्या कहलाते हैं, हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो हम लिख सकते हैं, जब दो कैसे विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले जीव है, दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलकर मिलकर कर रहे हैं ना, मिलकर अपनी संतति मीन्स संतान, संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। तो सीधी बात है, नॉर्मल आपको पता चल गया जनन क्या होता है? अगर अब पढ़ेंगे तो सीधी बात है समझ आएगा कि जनन क्या होता है। ठीक है, वरना पहले समझ ही नहीं आता जनन क्या होता है, आपने पता नहीं होता जनन क्या होता है, तो आपने क्या पढ़ते। तो सीधी बात है, सबसे पहले आया जनन क्या होता है, तो हमें पता चला जनन क्या होता है भाई, अपने समान संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। फिर हमें पता चला कि जनन कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। सीधी बात है, एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोई भी मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें केवल अकेला जीव ही अपनी संतति को, संतान को उत्पन्न कर देता है, इसमें मेल फीमेल का कोई भी चक्कर नहीं होता है। ठीक है, अब ये काया से करता है या टूट के करता है, कैसे करता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे फिर आता है लैंगिक जनन क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे दो
जीवों की नीड होती है। यहाँ पे अकेला जीव करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, दो जीवों की नीड होती है। और दोनों जीव कैसे होने चाहिए, डिफरेंट लिंग वाले होने चाहिए। डिफरेंट लिंग का मीन्स एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। जेंडर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों मेल कर ले जनन या दोनों फीमेल कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले क्या करते हैं, वाले जीव मिलकर क्या करते हैं, अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। और कैसी संतति होगी, यहाँ पे भी समान ही होगी। ठीक है, इसे नोट करो। अब यहां तक तो समझ आ गया। अब समझेंगे हम लैंगिक जनन प्राणी में और पादपों में किस तरह से होता है। सीधी बात है, ये तो क्लियर है कि लैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है, लैंगिक जनन प्राणियों में भी होता है और पादपों में भी होता है। अब देखो क्या होगा, अब देखेंगे हम लैंगिक लैंगिक जनन, क्या देखेंगे, लैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन किसमें होता है, ये पादपों में भी होता है। किसमें होता है, प्राणियों में भी होता है, प्राणी में भी होता है, और किसमें होता है, पादपों में भी होता है। दोनों में होता है, प्राणी और पादपों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। बात क्लियर है कि लैंगिक जनन किसमें होता है, प्राणियों में भी होता है और पादपों में भी होता है। पादप तो जानते हैं आप, जितने पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन सभी में नहीं होता। क्या होता है, लेकिन सभी में नहीं होता, केवल पुष्पीय पादपों में होता है। देखो लिख रखा है ना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन ओनली किस किस पादपों में होगा, जिसमें पुष्प दिखेंगे उसमें लैंगिक जनन होता है, सभी में लैंगिक जनन नहीं होता। बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जिसमें लैंगिक जनन होता है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनावृत बीजी और एक होते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है आवृत बीजी में, और उसमें फल भित्ति भी बनती है और बीज भी बनते हैं। बात समझ में आ रही है, आवृत बीजी में क्या होता है, आवृत बीजी में फल भी बनता है और बीज भी बनता है, फल भित्ति बनती है, बीज भी बनता है। लेकिन अनावृत बीजी में ओनली क्या रहते हैं, बीज रहते हैं, वो उसमें ऊपर फल भित्ति नहीं होती। जैसे देखो आम है, आम में क्या होगा, गुठली अंदर होगी और ऊपर से क्या होगा, उसका गूदा होगा, है गूदा होगा, तो क्या होगा, बीज अंदर है फिर फल भित्ति में। तो सीधी सी बात है, बीज क्या होते हैं, फल भित्ति के अंदर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे ऐसा करते हैं। अनावृत बीजी में क्या होता है, जैसे सूरजमुखी देखा है ना तुमने, तो सूरजमुखी में ऐसा देखा होगा, और बीज क्या होते हैं, ऊपर ही होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, होते हैं, तो ये होते हैं अनावृत बीजी। बात समझ में आ गई, यहाँ पे इतना डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधी सी बात है, बस एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट में समझा रहा था, याद करना चाहो कर लियो, नहीं चाहो तो नहीं करना। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, समझ आ गया। तो पुष्पी पादपों में होता है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो लैंगिक जनन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, आपको पता है, सीधी सी बात है, प्राणियों में भी होता है, ये तो क्लियर है, और पादपों में भी होता है, ये तो क्लियर है, दोनों में होता है लैंगिक जनन। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम आवृत बीजी की। कौन सी की, आवृत बीजी की, आवृत बीजी इसकी बात कर रहे हैं, आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब समझ लो, जिसके अंदर क्या होंगे, बीज जो होंगे फल भित्ति के अंदर होंगे, बीज क्या होंगे, हाँ सीधी सी बात है, हाँ जितने भी हैं वो होंगे। अब ये इसे क्या बोलते हैं, फल भित्ति, इसे क्या बोलते हैं, फल भित्ति। ठीक है, और इसे बोलते हैं, इसे तो आपको पता है ये बीज है, राइट। तो यहाँ पे पढ़ने वाले, फल भित्ति जो बनती है वो अंडाशय से बनती है। किससे बनती है, ये किससे बनती है, बनती किससे, ये बनती है किससे, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से, अंडाशय से बनती है। और बीज जो बनता है वो बनता है, बीज क्या होता है, बनता है, ये बनता है परागकण से, परागकण से। कोई दिक्कत, सीधी सी बात है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे लैंगिक जनन होने के लिए होता क्या है, आपको पता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये अपना एक अलग चैप्टर है, तो मानव जनन तंत्र वहां पे पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं अपनी। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। कोई दिक्कत, ये इसलिए समझना जरूरी है कि यहाँ पे स्टेप कौन कौन से पढ़ने जरूरी है। अब मेल जो होता है, ये क्या होता है, मेल होता है, और ये फीमेल होता है। मेल मीन्स नर होता है, और एक इसमें क्या होगा, मादा, फीमेल मादा। ठीक है, नर क्या करेगा, नर युग्मक करेगा, नर युग्मक, नर क्या करेगा, नर युग्मक देता है। ठीक है, ये नर युग्मक बनाएगा, और मादा क्या बनाएगी, सीधी सी बात है, मादा युग्मक बनाएगी, मादा युग्मक बनाएगी, युग्मक। अब आपको पता होना चाहिए नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक आप जानते हैं शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक जो होता है वो अंडाणु होता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं अंडकोशिका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें लैंगिक जनन पढ़ना है तो उसमें क्या होगा
एक नर होगा और एक मादा होगी। नर क्या करेगा, नर जो होगा नर युग्मक उत्पन्न करेगा, बनाएगा, ठीक है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और मादा क्या करेगी, मादा मादा युग्मक बनाएगी, जिसे अंडाणु कहते हैं, यहाँ पे अंडकोशिका कहते हैं। बात क्लियर है? ये ऐसा प्रोसेस चलता है। फिर क्या होता है, फिर नर युग्मक क्या करेगा, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या करेंगे, सी सी बात है, नर से नर युग्मक आएगा और वो फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें जाकर क्या करेगा, मादा युग्मक के साथ संलित करेगा, मिल जाएगा। क्या करेगा, मिल जाएगा। तो इस मिलने को क्या बोलते हैं, संलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं मिलने को, संलयन। संलयन का मीन्स होता है मिलना या जुड़ना। क्या होता है इसका मीन्स, संलयन का मीन्स दो चीजों का मिलना या दो चीजों को जोड़ना। और इसको यहां पे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। बात समझ आ रही है? इस संलयन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, निषेचन हो गया उनका। फिर निषेचन के बाद बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, या इसको युग्मनज भी कहते हैं, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है ना। जाइगोट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। फिर युग्मनज क्या होगा, आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण के बाद पुष्पी पात्र में क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो किसके अंदर होता है, बीज के अंदर होता है। और क्या करोगे आप, आपको पता है, फिर आप क्या करते हैं, बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद बीज से क्या होता है, एक पौधा बनता है। तो पौधा ही क्या है, जिस पौधे का वो बीज था वो पौधा, उसकी क्या हो गई, संतान हो गई। फिर उसके बाद इससे संतान बनती है। क्या बनती है, संतान। यहां तक शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझना, क्यों बता रही हूँ ये बात क्लियर है। तो इतना प्रोसेस चलता है अगर लैंगिक जनन होता है तो। अब ये नर युग्मक मादा युग्मक के बाद पास कैसे जाएगा, कैसे जाता है, निषेचन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है, मैंने ये फ्लो चार्ट इसलिए दिखाया आपको कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको लैंगिक जनन पढ़ना है तो इतने स्टेप आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? इस फ्लो चार्ट का दिखाने का मतलब मेरा ये था कि अगर आपको लैंगिक जनन पढ़ना है तो आपको इतने स्टेप सीखने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा नर युग्मक क्या होता है, क्या नहीं होता है, मादा युग्मक क्या होता है, क्या नहीं होता है, युग्मनज निषेचन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, संतान कैसे बनती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका बताने का पर्पस समझ गए आप? क्या पर्पस है आपका? ये पर्पस है कि आपको इतने स्टेप पढ़ने पड़ेंगे अगर लैंगिक जनन पढ़ना है तो। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम पॉइंट? अब देखो क्या होगा, अब नर युग्मक कौन उत्पन्न करेगा, मादा युग्मक कौन उत्पन्न करेगा, सब आगे पढ़ने वाले। बस हमें क्लियर हो गया कि इतने स्टेप पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसको नोट करो आप। अब आते हैं इस पे। ये क्या था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसे सीखना बहुत जरूरी था, वरना चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो ये एक तरह से बेसिक मानो चैप्टर का। चैप्टर अब स्टार्ट होता है, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब हम करने वाले चैप्टर को कि क्या क्या होता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे पुष्प के भाग। पुष्प के भाग, पुष्प में भाग कितने होते हैं देखो, पुष्प, पुष्प के भाग। अब कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के भाग, आपको दिख रहा है सबसे बाहर क्या, ये आपने देखा होगा फूलों में सबसे बाहर हरा कलर का जो दिखता है आपको, हरे कलर का होता है, उसे कहते हैं बाह्य दल। बाह्य का मतलब सबसे बाहर वाला दल। दल का मीन्स तो जानते हो, दल का मीन्स क्या होता है, बहुत बहुत से, जैसे इंसानों का दल होगा तो बहुत सारे इंसान होंगे उसमें, तो दल का मीन्स होता है ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, बाह्य दल है। और ये किसका दल है, सीधी सी बात है, पंखुड़ियों का दल है। यहाँ पे क्या होंगे, अरे पंखुड़ियां तो होंगी उसकी हाँ, तो उसका क्या हो गया, दल हो गया। तो इसका मतलब जितनी भी सबसे बाहर वाली पंखुड़ियां हैं सबको मिला के क्या बोल देंगे, उनका दल बन गया, कोई ग्रुप बन गया, उसे बोलते हैं बाह्य दल। उसके अंदर देखा होगा तुमने कि जैसे गुलाब में रेड होता है, कनेर में पीला होता है, तो वो जो रंग बिरंगी वाले भाग होते हैं हरे भाग के अंदर, उसे बोलते हैं हम दल। ठीक है। फिर इसके मोस्टली जो भाग आते हैं वो आते हैं स्त्री केसर एंड पुंकेसर। क्या आते हैं, स्त्री केसर। आपने देखा होगा कि उसके जब किसी पुष्प को आप फूल को देखते हैं तो उसके अंदर एक ऐसे धागे से दिखाई देते हैं, धागे दिखाई देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम, वो पुंकेसर ही होता है। क्या होता है वो, पुंकेसर। उसके मिडिल में एक लगा होता है स्त्री केसर। अब यहाँ पे हम समझने वाले कि ये पुंकेसर क्या होता है, क्या काम होता है, स्त्री केसर क्या होता है, क्या काम होता है। देखो यहाँ पे स्त्री केसर, स्त्री केसर के नाम से पता चल रहा है क्या आ रहा है उसमें, स्त्री, स्त्री आ रहा है ना। अब एक चीज और समझेंगे इससे पहले
कि अगर पुंकेसर अकेला है तो उसे पुंकेसर बोल ले। जैसे यहाँ पे बहुत सारी पत्तियों का एक ग्रुप बन गया तो उसे क्या बोल दिया आपने, बाह्य दल बोल दिया। अगर बहुत सारी किसी में क्या होगा, देखो इसमें कितनी, एक तो नहीं है, कितनी, चार है यहाँ पे, ठीक है, तो चार है तो चारों को मिला के क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम बहुत सारी क्या लेते हैं, पुंकेसर लेते हैं, उनको मिला के सबको क्या बोलेंगे। जैसे जितने भी वो है, जितने भी ह्यूमंस है, उन्हें सबको मिला के क्या बोल देते हैं, उन्हें बोल देते हैं मानव। वैसे नाम अलग अलग होते हैं लेकिन क्या बोल देते हैं मिला के, मानव। तो ये जितने भी हमारे पास पुंकेसर होंगे उन सबके ग्रुप को, पुंकेसर के ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम, पुमंग। क्या बोल देते हैं, पुमंग। तो क्या बोलेंगे, पुंकेसर क्या होगा हमारे पास, पुंकेसरों का समूह। पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं हम, समूह को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हो, पुमंग। बात क्लियर है ना। कितने भी हो इसमें, कितने भी हो सकते हैं, एक होगा तो क्या बोलोगे उसे, पुंकेसर, और एक से ज्यादा अगर ग्रुप बन गया तो सबको मिला के क्या बोलोगे, पुमंग। इसी तरह से किसी में स्त्री केसर एक है तो इसे स्त्री केसर बोलोगे। अगर स्त्री केसरों का क्या हो गया, समूह हो गया, स्त्री केसरों का समूह। अगर स्त्री केसरों का समूह है तो इसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। क्लियर है दोनों पॉइंट, जायांग होते हैं। अब देखो स्त्री केसर क्या है, देखो स्त्री पे क्या आ रहा है, साफ साफ स्त्री केसर में स्त्री आ रहा है, इसका मतलब ये फीमेल से रिलेटिव पार्ट से। पुंकेसर, पुंकेसर देखो पुरुष आ रहा है, अरे मैच कर रहा है ना, पुंकेसर पुरुष, पुंकेसर क्या आ रहा है, पुरुष, क्या आ रहा है, पुरुष। तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं ये मेल से रिलेटिव है, नेम से ही पता चल रहा है ना। स्त्री केसर में स्त्री आ रहा है तो इसका मीन्स ये कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटिव है और ये मेल से रिलेटिव है। अब ये स्त्री केसर पुंकेसर होते क्या है, ठीक है, पहले पार्ट से लिख दूं मैं। कितने पार्ट्स हो गए इसमें, देखो चार भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, चार भाग। एक क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य दल, ठीक है। फिर उसके अंदर वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको दल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें क्या होता है, पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर को समूह को क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं इनको सबको मिला के, पुमंग होते हैं। और जयांग होता है, क्या होता है, जयांग। यहां तक कॉन्सेप्ट शायद क्लियर होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पुमंग क्या होता है, अब पुमंग होता क्या है, आपने देखा होगा दो तरह के पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो जनन से रिलेटिव होते हैं, जनन से रिलेटिव, जो जनन में भाग लेंगे, जिन भागों की वजह से जनन होगा। जैसे आप जानते हैं ह्यूमंस में जो जनन में भाग लेने वाले पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आंखें क्या है, क्या आंखें जनन में भाग ले रही हैं, नहीं ना, ये तो देखने में भाग ले रही है। तो ये जनन का भाग होगा या नहीं होगा, जनन अंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो जनन का अंग नहीं है ये। जो जनन में भाग लेगा, जैसे वृषण टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस क्या है, जनन में भाग लेते हैं ह्यूमंस के, तो वृषण क्या होंगे, जनन अंग होंगे। बात समझ में आ रही है। जनन अंग किसे बोलते हैं, जनन अंग उनको बोलते हैं जो जनन में भाग लेते हैं, और काय के अंग उनको बोलते हैं जो काया बनाते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है। हमारे अंग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जनन अंग जो जनन में भाग लेते हैं, एक होते हैं काय के अंग जो हमारी काया बॉडी बनाते हैं। राइट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, पुमंग क्या है, पुंकेसर से बना है। और पुंकेसर क्या है, ये है, ये पुमंग तो आपको पता है ना कि पुमंग क्या है, पुंकेसरों का समूह है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बोले कि पुंकेसर क्या है तो वो है नर जनन अंग। बात समझ में आ रही है, नर का जनन अंग। नर का जनन अंग का मीन्स नर के अंदर वह भाग जो जनन करेगा, जनन में भाग लेगा। तो पुमंग क्या हुआ, और सबको मिला के क्या बोल दिया, पुमंग बोल दिया। तो ये क्या हुई, अरे क्या हुई ये, नर जनन अंग, नर जनन अंग। क्लियर है ना। नर जनन अंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पुमंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुमंग जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं, जनन में भाग लेते हैं। और किसके पास है ये अंग, नर के, तो नर जनन अंग हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। पुमंग को नर जनन अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नर में होते हैं और जनन में भाग लेते हैं। इसी तरह से जयांग क्या होता है, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। नर जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो क्या होता है स्त्री केसर, अब क्या है, ये तो पूरे पूरे ग्रुप ले लिए। अगर
आपके माइंड में आता है कि खाली हम पुंकेसर को क्या बोलेंगे भाई, हम हमारे माइंड में आ रहा है कि पुमंग को तो नर जनन अंग बोल रहे हैं और जैन को भी मादा जनन अंग बोल रहे हैं, तो स्त्रीकेसर पुंकेसर को क्या बोलेंगे? अरे ये भी तो जनन अंगी है, क्योंकि ये इनसे ही तो बना है ये दोनों। ये क्या होते हैं? स्त्रीकेसर क्या होता है? स्त्रीकेसर क्या होता है? तो आप इसको भी जनन अंग बोल सकते हैं और इसको भी, दोनों जनन अंग ही है। ठीक है, ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, वो अकेले अकेले। तो पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर होता है नर जनन अंग, नर जनन अंग। और स्त्रीकेसर क्या होता है? नाम आ रहा है इसमें देखो, मादा जनन अंग। क्या? मादा जनन अंग। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब इनकी संरचना देखते हैं। स्त्रीकेसर और पुंकेसर की क्या देखते हैं? संरचना देखते हैं। संरचना कैसी होती है देखो, पुंकेसर कुछ इस तरह से होता है। पुंकेसर जो होता है इस तरह से होता है, ऐसे करके इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पे पुंकेसर में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुंकेसर में? दो भाग होते हैं। ये जो भाग है इसका फूला हुआ सा, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। ठीक है, और ये जो तंतु का मीन्स तो जानते हो, धागे को, बहुत पतली चीज जो होती है, लंबी लंबी और पतली होती है, तो वो क्या होता है? तंतु होता है, धागा। तो इसे क्या बोलोगे? यहां से लेकर जो यहां तक ये है पराग तंतु। क्या है? पराग तंतु। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? कितने भाग होते हैं इसमें? दो भाग होते हैं, परागकोश और पराग तंतु। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखो, जो हमारा क्या आता है, ये किसका है? ये है पुंकेसर का। पुंकेसर, ये पुंकेसर है ना, पुंकेसर, ये पुंकेसर होता है। पुंकेसर का चित्र हो गया। अब देखेंगे स्त्रीकेसर क्या होता है। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर का, ये पुंकेसर का हो गया। स्त्रीकेसर का जो भाग होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसकी संरचना होती है कुछ इस टाइप से होती है। दिख रही है ना? वहां पे मैंने एक साथ बनाई, यहाँ पे अलग अलग बना रहे ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो ये क्या होगा, इस तरह से हो गया। इसमें तीन भाग होते हैं, बुक में ऐसे देखा है, और लेकिन इसे ऐसे दिखाते हैं और अच्छा रहता है। तो क्या होगा, ऊपर वाले भाग को कहते हैं भारती काग्र। क्या बोलते हैं इसको? काग्र। और इसको मिडिल वाले टर्म्स को बोलते हैं भारती काग्र। का मतलब समझ रहे हो? यहाँ ऊपर भाग जो है इसको बोल रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक जो भाग है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वार्तिका। क्या बोलते हैं? वार्तिका। और ये जो गोल गोल फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। एकदम क्लियर? ठीक है, अंडाशय क्या होता है, वार्तिका क्या होता है, और वार्तिक काग्र क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वार्तिक काग्र और वार्तिका दोनों में डिफरेंट, क्योंकि जैसे परागकण और परागण, परागकण और परागण दोनों एक से लगते हैं ना, तो वहां पे फोकस रखने वाली बात होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो सी बात और बताऊंगा मैं। कण का मीन्स क्या होता है? कण का मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, तो वो क्या हो गया? परागकण हो गया। ठीक है, परागण का मतलब होता है जो हमारे क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं, जब परागकोश से वार्तिकाग्र तक जाते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं हम परागण। ऐसे यहाँ पे याद रखना। अब परागण देखो, परागण है ना, याद करने का तरीका बता रहे हूँ। गा यानी इसमें, गा से मतलब हो गया गिरा। वो क्या गिरा? परागकण। जिसमें परागकण गिरेगा, एक बात बताओ, ये ऐसे ऐसे है ना, तो कोई चीज गिरेगी तो ऊपर से तो गिरेगी ना, इस पे तो गिरेगी। तो ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर होता है जिसपे परागकण गिरता है वो क्या होता है? वार्तिक काग्र। गार्या देखो उसमें, गार्या ना, तो गा फॉर गिरना, याद रहेगा, क्योंकि दोनों में इसी बात डाउट हो सकता है आपको, तो याद करने का तरीका बता रहे हो। ध्यान रखना, जो ऊपर होता है जिसपे परागकण गिरता है उसे वार्तिक काग्र कहते हैं, वार्तिका अंडाशय। ये तीनों पार्ट समझ आ गए? ठीक है, बात क्लियर है ना? स्त्रीकेसर क्या है? स्त्रीकेसर क्या है? अरे स्त्रीकेसर अभी तो पता है, नर जनन अंग, नर जनन अंग हो गया। नर जनन अंग का मीन्स आपको पता है क्या? नर का ऐसा भाग या ऐसा अंग जो क्या होता है? जनन में भाग लेता है, उसे नर जनन अंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नर जनन अंग क्यों कह रहे हैं इसे? नर जनन अंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये नर का वह अंग है जो जनन में भाग लेता है। ये क्या होता है? मादा जनन अंग। सी बात है, ये क्या है हमारा? मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई कि फूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसे होती है, इसमें कितने भाग होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका वर्क क्या होता है।
समझ आ गया ना, कितने कितने भाग होते हैं। यहां तक कोई डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, परागकोश पढ़ेंगे, परागकोश पढ़ेंगे, परागकोश की संरचना पढ़ेंगे, फिर लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से किस किस तरह से बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, परागकण कैसे बनते हैं, परागकण की संरचना क्या होती है, फिर ये इसके बारे में पढ़ के फिर क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर वार्तिका अंडाशय में क्या क्या प्रोसेस चलता है, फिर निषेचन कैसा होता है, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है, फिर आगे और चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसको नोट करो। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब देखने वाले हैं हम क्या, परागकोश की संरचना। मैंने बताया था अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे को। परागकोश की संरचना कैसी होती है, देखो आपको दिख रहा है परागकोश है ना ये है, तो हमने क्या किया, परागतंतु ये होता है, तो हम क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे देखने वाले हैं किसको, तंतु खत्म कर दो, ओनली परागकोश को। आपको दिख रहा है इसमें दो भाग दिख रहे हैं आपको, अरे दिख रहा है ना, ये एक आपको लाइन दिख रही है इस तरह से। अब ये लाइन क्या कर रही है, इसे परागकोश को दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं इसको, पाली। और ये भी क्या हो गई, पाली। तो आपको समझ में आ गया, एक परागकोश में कितनी पालियां दिख रही हैं आपको, दो पालियां दिख रही हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम क्या करें, परागकोश ऐसे है हमारे पास, इस टाइम ये ऐसे देख रहे हैं ना हम इसको सामने से, अगर हम इसको ऐसे काट दें, क्या करें, ऐसे काट दें, फिर ऐसे करके देखें ऊपर से, तो कैसा लगेगा, देखो तो ये ऐसा लगता है कुछ, ये होगा, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके ये हो गया, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ऐसे करके, और इसको ऐसे कर दो, ऐसे करके, तो देखो ये क्या हो गई, ये पालियां हो गई, इसमें पालियां हो गई ना, पालियां हो गई। तो इसको और सिंपल करके बना दूं, देखो क्या होगा, ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे करके देख लो, बिल्कुल सिंपल मेथड से। ये हो गया, आपको सामने एक लकीर दिख रही है ऐसे करके, तो लकीर दिख रही है ना, तो देखो इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे, एक पाली और एक पाली। जैसे यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आपको दिख रहा है ना ऐसे करके, और इसको ऐसे देखो, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोल रहे हैं, पूरी को, इस पूरे पार्ट्स को क्या बोल रहे हैं, पाली बोल रहे हैं ना। अब इसमें आपको दिख रहे हैं दो भाग दिख रहे हैं, एक भाग ये दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको भी लेंथी कर लो और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक भाग ये दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है, तो एक पाली में आपको दो भाग दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, कोष्ठ। तो देखो पालियां, परागकोश में पाली कितनी होती है, दो होती है, और हर एक पाली में कितने कोष्ठ दिख रहे हैं आपको, दो। तो क्या होगा, इसको जो ये मिडिल, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं कोष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, कोष्ठ। तो एक कोष्ठ ये हो गया और एक कोष्ठ ये हो गया, तो दो क्या हो गए, और एक कोष्ठ ये हो गया, और एक कोष्ठ ये हो गया। तो सीधी सी बात है, दोनों पालियों के कितने कोष्ठ हैं, दो दो कोष्ठ होते हैं। बात समझ आ गई, दो दो पालियों के कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या देखने वाले थे, यही देख रहे थे परागकोश की संरचना कैसी होती है। तो परागकोश में कितनी पालियां होती है, दो पालियां होती है, ठीक है, दो पालियां होती है, हर एक पाली में क्या होता है, दो दो कोष्ठ होते हैं, सीधी बात है। तो इसका मीन्स परागकोश में दो पालियां और चार कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। और फिर क्या होता है इसके बाद यहाँ पे हर कोष्ठ में क्या होता है, हर कोष्ठ में जो होती है वो होती है लघु बीजाणुधानी। हर कोष्ठ में क्या होती है, हर कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी होती है। और लघु बीजाणुधानी क्या करती है, ये परागकण बनाती है। क्या बनाती है, ये परागकणों को बनाती है, परागकण उत्पन्न करती है, ठीक है। कैसे उत्पन्न करती है, सीधी सी बात है, ये अभी मैं समझाने वाला हूं कैसे उत्पन्न करेगी, कहां से उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो पहले ये नॉर्मल सा आप इसकी संरचना देख लीजिए। क्या होता है, हमारे पास जो परागकोश होता है उसमें एक परागकोश में दो पालियां होती हैं, और हर एक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि एक परागकोश में दो पालियां और चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है। बस इसे नॉर्मल समझो, ठीक है, नॉर्मल समझ तो आ गया ना क्या क्या होता है ये। अब इसकी थ्योरी है, थ्योरी भी आप इसकी मैं अभी कराऊंगा कि किसी की भी थ्योरी मैं कराऊंगा अभी कि किसी की भी थ्योरी आप कैसे लिख सकते हैं, समझ के, जैसे परागकोश की कर लेंगे, ठीक है। नोट करो, यहां तक समझ आ गया। और सबसे पहले एक चीज समझनी है आपको कि जैसे यहाँ पे मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या है कि उसकी डेफिनेशन थ्योरी, बायो का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूरे टॉपिक को समझ ले, पूरे टॉपिक को क्या कर ले, समझ ले, उसके आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखे। क्या करें, उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखे। बायो में याद करने की जरूरत ही नहीं होती, लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया परागकोश,
परागकोश कर लिया ना, ठीक है। तो अब उसने पूछा आप परागकोश की व्याख्या कीजिए, ये परागकोश के बारे में बताइए, ये परागकोश से आप क्या समझते हैं। तो मालूम है क्या होगा, जितना आप लोगों ने एक्सप्लेन समझा है उसी को लिख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, हमने क्या समझा था, हम लिखेंगे कि परागकोश क्या होता है। परागकोश में क्या होती है, दो पालियां होती है, दो पालियां होती है ना, और दो पालियों में प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो दो कोष्ठ, प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और कोष्ठ में क्या होता है, और कोष्ठ के अंदर प्रत्येक प्रत्येक कोष्ठ में क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। और लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, सीधी बात है, लघु बीजाणु धानी में बीजाणुजन ऊतक होता है, और बीजाणुजन ऊतक में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से परागकण बनते हैं, है ना सिंपल। तो क्या होगा, एक्सप्लेन में यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा, जैसे मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उसका आंसर कैसे लिखना है। बात समझ आ गई, ठीक है। नहीं समझ आई, मैं लिख के बता दूं, देखो भाई हमारे पास क्या था, ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं समझा दूं कि जो चीज को किसी चीज को समझ के उसका आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि सब इतने डिटेल में आंसर तो मैं नहीं लिखवा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल दूंगा आपको कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप उसके थ्रू उसकी डेफिनेशन अगर चाहें तो समझ के लिख सकते हैं, चाहे तो मैं यहाँ पे समझा टॉपिक को समझाने के बाद जो बोलूंगा उसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या था, एक डेफिनेशन में अपने साइड से कराता हूं, आप उसी के अकॉर्डिंग समझना। जैसे हमने क्या था, पराग कोश, यही तो पढ़ा ना। अब पराग कोश के बारे में अगर उसने पूछा तो हमने जो भी पढ़ा है उसमें, ठीक है ना, तो हम उसको लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि पराग कोश में क्या देखा हमने, पराग कोश में दो पालियां होती है, दो पालियां होती है, ठीक है ना, दो पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में प्रत्येक पाली में पाली प्रत्येक पाली में क्या होता है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। देखो ये टॉपिक में यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो समझाने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं जो हमारी क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन इससे परागकोश है क्या, ये है तो ये परागकोश ही ना, अरे परागकोश ही तो है। तो देखो इससे हम परागकोश की डेफिनेशन भी निकाल के बता रहे हो आपसे। आपको देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि परागकोश में दो पालियां होती है, अरे दो पालियां होती है ना, दो पालियां नहीं होती परागकोश में। अभी मैंने इससे पीछे जो बनवाया था, अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखो ऐसे ही था हमारा परागकोश, कुछ ऐसा था, ऐसे करके था ना, ऐसे करके था, तो उसमें कितनी थी, दो पालियां थी, दो पालियां थी। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर ही तो है ये। तो देखो आपको क्या दिख रही है कि परागकोश में दो पालियां हैं, जैसे मैं फिजिक्स में कराता हूं ना, कि आप डायग्राम देखो, जो भी डायग्राम में दिख रहा है आपको उसको लिख दो, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जो यहाँ पे आपको दिखेगा वही आप यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, रखना नहीं है, बस समझ लो टॉपिक को। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, दो पालियां हैं इसमें, तो हमने लिख दिया हाँ इसमें दो पालियां। अब देखो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ है, आपको दिख रहा है एक पाली ये है और एक पाली ये है, इसमें क्या है, दो कोष्ठ है ना। देखो इसमें भी दो कोष्ठ है और इसमें भी दो कोष्ठ है। अब क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि इसके जो केंद्र में होती है, कोष्ठ के केंद्र में क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। तो क्या दिख रहा है, लिखो, तो हम लिख देंगे ये होता है, और हम लिखेंगे कि प्रत्येक कोष्ठ के केंद्र पर क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है, धानी होती है ठीक है ना, लघु बीजाणु धानी होती है। अब देखो लघु बीजाणु धानी है ना प्रत्येक कोष पर। अब तुम्हें पता लघु बीजाणु धानी में कितने, लघु बीजाणु धानी में कितनी परतें, चार परतें। तो हम लिख देंगे क्या, लघु बीजाणु धानी में चार परतें, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ, या लघु बीजाणु धानी में चार परतें होती है। तो क्या लिखेंगे हम, लघु बीजाणु धानी में चार परतें होती है, चार परतें होती है, चार परतें होती है, ठीक है ना, चार परतें होती है, सीधी बात है। क्या है, परतें तो है, परतें तो कोई नहीं
परत लिख दो, पढ़ते लिख दो, कोई नहीं, पढ़ते, ठीक है। क्या होती है? 4 परतें होती हैं, और 4 परतें होती हैं। अब 4 परतें होती हैं, आपको दिख रहा है, फिर चारों के नाम लिख दो, यहाँ पे लिख रखा है, फिर चारों की क्या करेंगे, हम इनके नाम लिख देंगे। 4 परतें ये होती है। फिर उसके बाद क्या है, आपको पता है कि ये पराग जो हमारा ये होता है लघु बीजाणुधानी, काय में कन्वर्ट हो जाती है, काय में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी पराग पुटिका में। अरे पराग पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है ना, मैंने ये पता रखा है। तो क्या हम लिखेंगे कि ये हमारी जो क्या होती है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, लघु बीजाणुधानी परिपक्व होकर, परिपक्व होकर होकर क्या पराग पुटी का निर्माण करती है, पराग पुटी का निर्माण करती है, निर्माण करती है। बात समझ आ गई? देखो कितना इजी है बायो के आंसर लिखना, लेकिन क्या मेरे तरीके से लिखोगे तो कितना इजी है, लेकिन अगर किताब बुक्स में पढ़ के अगर लिखोगे आप, तो मैं मानता हूं कि एक आंसर में आप एक दिन निकाल देंगे, है ना सिंपल। तो आपको ऐसे ही करना है, डायग्राम को बस समझ लेना है, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ उसको समझ लेना है, और आंसर उसका अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें इंट्रो की तरह। कैसे? मैं फिजिक्स में भी बोलता हूं, आपके पास अगर डायग्राम है तो सीधी सी बात है, क्या करो आप जो भी डायग्राम में दिख रहा है उसको इंट्रो की तरह लिख दो। इंट्रो का मतलब तो जानते हो, जो भी उसके बारे में आप जानते हो, या मुझे क्या करना है, मुझे अपना इंट्रो देना है। तो क्या होगा, जो भी मेरे बारे में है, मेरे पापा का नाम, मेरा नाम, मेरी मम्मी का नाम, या मेरे देश का नाम, मेरे गांव का नाम, क्या कर दूंगा, सब बता दूंगा। तो ऐसी इंट्रो का मीन्स यही होता है। इंट्रो का मीन्स होता है जो भी इसमें है, जो भी इसमें दिख रहा है आपको चीजें, वो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सिंपल ही है ना। आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चित्र को समझें, डायग्राम को समझें, और डायग्राम में जो भी चीजें आपको पढ़ी है, आपको दिख रही है, वो सब लिख दें कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है। क्लियर है? ठीक है, लिख दोगे ना। तो पराकोस हो गया। अब मैं समझाने वाला हूं किसे, लघु बीजाणुधानी को। ठीक है, इसे नोट कर लो डेफिनेशन को। अब देखो ये टॉपिक समझ आ गया। अब हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले लघु बीजाणुधानी की संरचना, क्योंकि बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना बताइए, संरचना लिखिए। और सीधी बात है, शॉर्ट में तो आता नहीं आंसर, 3 नंबर में आता है। तो क्या होगा, हम करने वाले क्या है, लघु बीजाणुधानी की संरचना, धानी की संरचना, संरचना। ठीक है, हम समझने वाले लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, परागकोश को आपने समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल इजी है, सी बात है। अब उसी का कन्वर्टेशन देखो, पराग, आपको पता है लघु बीजाणुधानी क्या होती है। ये परागकोश में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि परागकोश में क्या था, परागकोश में 2 पालियां थी ना, और पालियों में हर एक पाली में 2-2 कोष्ठ थे, और कोष्ठ के जो मिडिल पॉइंट पे था एक लघु बीजाणुधानी थी। क्या था कोष्ठ के मिडिल पॉइंट पे, बीच में एक लघु बीजाणुधानी थी। अब उसी को समझने वाले, देखो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको परागकोश का ही इंटरनल। अगर परागकोश को खोल के देखें, इस तरह से काट के देखें, ये परागकोश ऐसा होता है ना, इस तरह से, तो अगर इस तरह से उसको काट के देखें, इस तरह से हमने काट दिया, काट के ऐसे देखें ऊपर से, उसके समझ तो आ रहा है ना, ऐसे काटा हमने परागकोश को और ऐसे करके हम देख रहे हैं उसे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ आ गई? ऐसा दिखेगा। अब देखो क्या है परागकोश, ये परागकोश ही है, लेकिन इंटरनल चित्र है उसका, इंटरनल डायग्राम है ये। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 पाली है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, एक पाली इस साइड है और एक पाली इससे इस साइड है, ये दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो कोष्ठ है ना, ये क्या है, एक ये कोष्ठ है, ये इसमें एक कोष्ठ है, ये इसमें कोष्ठ है, और ये किस कोष्ठ है। तो एक पाली में कितने कोष्ठ हो गए, 2-2 कोष्ठ हो गए ना। अब देखो इस कोष्ठ के मिडिल पॉइंट पे क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। अरे कोष्ठ है ना, तो ये लघु बीजाणुधानी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इतना जो है कोष्ठ के अंदर लघु बीजाणुधानी है। क्या ये, इतने एरिया को आप लघु बीजाणुधानी कहोगे, सिंपल सी बात है, ये लघु बीजाणुधानी है ना। ठीक है, अब क्या होगा, इस कोष्ठ में क्या होगा, इस कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी है, इस कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी है, इस कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी है, और इस कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी है। अब बात आती है कि लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी तक किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अभी तक हम परागकोश के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब लघु बीजाणुधानी पे आ जाओ। तो आपको पता है लघु बीजाणुधानी में देखो कितनी लेयर्स दिख रही है आपको, कितनी लेयर्स दिख रही है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर दिख रही है। अरे बात समझ आ रही है ना, कि लघु बीजाणुधानी
में आपको कितनी लेयर दिख रही है? देखो यहाँ पे कितनी लेयर दिख रही है? रो किसे भाई? अब देखो क्या होगा, समझ तो आगे ना? तो क्या होगा, लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ कितनी वो होती है, परतें? 4 परतें। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? शायद नहीं आया। तो क्या होगा, मेरा कहने का मीन्स ये है, ये जो 4 परतें हैं ना, ये लघु बीजाणु धानी की नहीं है, लघु बीजाणु धानी इससे घिरी हुई है। अब तो क्लियर हो गया भाई, ये तो पूरा कोष्ठ है, ये क्या है, पूरा कोष्ठ है, और इस कोष्ठ में कितनी परतें हैं? 4 परतें। कितनी परतें हैं? 4 परतें। तो लघु बीजाणु धानी 4 परतों से घिरी हुई है, लघु बीजाणु धानी तो ये है। बात समझ आ गई? ये क्या है, ये लघु बीजाणु धानी नहीं है, ये तो कोष्ठ है पूरा। क्या है, ये पूरा कोष्ठ है, कोष्ठ। और ये क्या है, लघु बीजाणु धानी है। समझ में आया क्या है ये लघु बीजाणु धानी? ये लघु बीजाणु धानी देखो 4 कवर ढके हैं, 4 कवरों से आवृत का मतलब समझते हो, बुक में लिखा होता है आवृत होती है, आवृत का मीन ढकी होती है। जैसे मेरे पास मार्कर है, इस पे 4 परतें लगा दूं मैं, 4 कवर में बंद कर दूं, तो इसी तरह से क्या है, यहाँ पे 4 परतें। आपको पता है सब परतें लिख रखी है, देखो ये फर्स्ट लेयर है, ये जो लेयर दे रखी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट लेयर हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, सेकंड हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, थर्ड हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारी फर्स्ट लेयर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकंड लेयर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, थर्ड लेयर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोर्थ लेयर। तो कितनी लेयर दिख रही है इसके चारों तरफ आपको? 4 लेयर दिख रही है। 4 लेयर दिख रही है, सबके नाम देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। ये क्या है, हमारा सबसे बाहर वाली जो होती है, देखो अंत वाली, अंत का मीन तो समझते हो, बिल्कुल अंतिम लास्ट वाली। अरे याद करने का तरीका है ना, कभी इसमें ये अंत स्थिसियम, अंत त्वचा है, अब दोनों के नाम एक से लग रहे होंगे। आपको पता है त्वचा किस पे आता है? जैसे अपनी त्वचा है, त्वचा आता है सबसे बाहर वाली चीज पे, अपनी त्वचा है ना, ये तो ये क्या है, सबसे बाहर है ना, तो जिसपे त्वचा आ गया इसका मीन्स बाहर की बात चल रही है सबसे। तो ये क्या है, अंतस्त्वचा है, और ये क्या है, अंत स्थिसियम दूसरी लेयर का नाम है। फिर उसके बाद मध्य परत, फिर उसके बाद टेपिटम। बात क्लियर है? टेपिटम हो गया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये टेपिटम ये तो करती है इसका, ये सुरक्षा देती है इसको, क्या देती है, सुरक्षा। लेकिन टेपिटम जो देता है, टेपिटम जो होता है वो परागकण, तुमको पता है इसमें क्या बनने वाले, क्या बनने वाले इसमें? अरे इसमें परागकण बनने वाले, क्या बनने वाले, परागकण। तो ये टेपिटम जो होता है परागकणों को क्या देता है, पोषण देता है। बात क्लियर? कभी कभी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो सीधी बात है, टेपिटम जो होती है, टेपिटम की परत जो होती है वो परागकणों को पोषण देती है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर बात करें तो फिर ये क्या है, बुक में ये डायग्राम तो पूरा बना रखा है, लेकिन बुक में ये मिडिल वाला पार्ट नहीं दे रखा, ये क्या है, बस लिख रखा है, लिख रखा है, लेकिन डायग्राम में नहीं दे रखा। इस पूरे के एरिया को बोलते हैं लघु बीजाणु तथा बीजाणुजन ऊतक। क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही है? क्योंकि बुक के डायग्राम में ये नहीं दे रखा है, ये बना रखा है लेकिन ये नहीं दे रखा, ये मिडिल टर्म्स क्या है, यही तो मेन चीज है। फिर ऐसे करके बना रखा है, कैसे करके, बीजाणुजन। और फिर यहाँ पे भी एक चीज ऐसी है कि कंफ्यूज करने वाली है, उसने यहाँ पे कोशिकाएं बना रखी है, क्या बना रखी है, ऐसे करके कोशिकाएं बना रखी है, और कोशिकाओं को बोला है बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम है, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसा होगा। अब देखो क्या होगा, आपको पता है ये सब पूरे एरिया को, आपको ये तो पता है ना कि जितनी भी यहाँ पे कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के सब समूह को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पूरा एरिया क्या है, ऊतक। तो इसमें क्या होंगी, इसमें क्या होंगी, अरे आपको पता है ऊतक बना किससे होगा, कोशिकाओं से बना होगा ना। तो ये सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं, और इन सब कोशिकाओं को मिलाकर क्या बोल रहे हैं आप, बीजाणुजन ऊतक। बात क्लियर है ना? बीजाणुजन ऊतक बोल रहे हो। अब बीजाणुजन ऊतक बोल रहे हो इसको, तो समझ आ गया। अब इसमें इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। अरे नहीं समझ आ रही? देखो यहाँ पे ये तो बात क्लियर है ना। अरे ये तो पता है ना कि कोशिकाएं मिला, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को। देखो ये बीजाणुधानी का सेंटर है, बीजाणुधानी ये, अब तो ये क्लियर है, सीधी बात है, ये 4 परतें होगी तो ये पूरा एरिया बीजाणुधानी तो हो गया, लघु बीजाणुधानी तो हो गया, ये तो माइंड, इतना तो माइंड है आप में। ये यहां से यहां तक क्या हो गई, 4 परतें हो गई, तो यही एरिया तो बचा। तो क्या बोलोगे इसे, अरे बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी तो बोलोगे। अभी किसी से, हर चीज किससे बनती है, जैविक चीज, जो लिविंग चीज होती है कोशिकाओं से बनती है, तो सीधी सी बात है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पूरे एरिया में क्या होंगी, देखो पूरे एरिया में कोशिकाएं होंगी ना, और इन सब पूरे कोशिकाओं के समूह को क्या बोल देंगे, ऊतक।
और इतना तो पता है कितनी भी कोशिकाएं, ये इस तरह से कोशिकाएं, तो इन सबको, इनका पूरा ग्रुप मिला के हम क्या बोल देते हैं, इसको ऊतक बोलते हैं। आपको ये नॉर्मल चीज पता भी, फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कोशिकाओं के समूह है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को समांगी ऊतक बोलते हैं। अलग अलग विषमांगी होता है वो अलग चीज है, फर्स्ट ईयर की बात है। लेकिन आपको ये थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक बोलते हैं। क्या होनी चाहिए, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि बहुत सारी कोशिकाएं अगर एक साथ ले ली तो उनके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी मुस्लिम है सबका, सबको मिलाकर समुदाय बोलते हैं। ये इकोलॉजी में पढ़ाया था, ये जितने भी हिंदू हैं सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। तो इसी तरह से सब कोशिकाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ये समझ आ गया। तो इसमें क्या है, ये कोशिकाएं, इसको बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। अब देखो नाम समझ, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है बीजाणु मात्र मीन्स माता, तो बीजाणु की माता कोशिका है, और माता क्या करती है, जन्म देने का काम। तो ये बीजाणु को जन्म देंगी, सीधी बात है, बात समझ आ गई ना। ये बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु का मीन्स तो बीज हो गया, मात्र का मीन्स माता हो गया, कोशिका का मीन्स कोशिका हो गया। तो ये कौन सी कोशिका है, बीजाणु की माता कोशिका है, और माता का काम क्या होता है, जन्म देना। तो ये बीजाणु को क्या करेगी, जन्म देगी। बात क्लियर है ना, बीजाणु मात्र कोशिका होगी ये। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये प्रोसेस यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आगे समझो यहाँ पे कि ये क्या होगा, जैसे हमारी बीजाणु मात्र कोशिका है, ये क्या है, बीजाणु मात्र कोशिका है। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्थसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, अर्थसूत्री विभाजन। और आप इतना तो बेसिक जानते हैं, सी बात है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अर्थसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 बीजाणु बनेंगे। अरे बीजाणु नाम ही समझ में आ रहा है, इंसान की मात्र कोशिका किसको पैदा करेगी, इंसानों को ना, इंसानों को करेगी। तो यहाँ पे किसकी माता कोशिका है, बीज की, तो क्या पैदा करेगी, बीज को पैदा करेगी। तो अर्थसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, 4 बीज बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 बीज बनेंगे, इसको कहते हैं बीजाणु चतुष्क। अरे नहीं समझ आया, बीजाणु का मीन्स बीजाणु, देखो चतुष्क। और तुम्हें पता है मेरी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश क्या रहती है, चतुष्क। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है क्या, कि मैं यहीं पे इसको क्लियर करा दूं, राइट। अब देखो यहाँ पे बीजाणु चतुष्क का मतलब, बीजाणु का मीन्स तो बीजाणु, चतुष्क का मीन्स 4। क्या हो गया, बीजाणु चतुष्क का मीन्स हो गया 4 बीजाणु। तो 4 बीजाणु को मिलाकर क्या बोल देंगे, बीजाणु चतुष्क। ठीक है, अब समझ आ गया क्या बोलते हैं इसको, कितने बीज बनते हैं इससे, 4 बीज बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। बात क्लियर है। और ये क्या होगा, ये डेवलप होकर ग्रोथ होकर क्या बनाएंगे, परागकण बनाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक क्लियर एकदम पॉइंट। अब देखो क्या होगा, अब इसके लिखनी है आपको संरचना, इसकी थ्योरी लिखनी है। क्या करना है आपको, इसकी थ्योरी लिखनी है। तो आपके समझ आ गया होगा कि थ्योरी कैसे लिखते हैं, मैं बोलता हूं, ठीक है, मैं लिखूंगा बार बार, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको पता है, मैंने बोला कि जो भी आपने यहाँ पे सीखा है वो आप लिख देंगे। अब लघु बीजाणु धानी की संरचना में आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर परागकोश से स्टार्ट कर दें, इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन में, उसे लगेगा हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से किया है इसने, वो बिल्कुल एंड किया है। कैसे, हम बोलेंगे क्या होता है, परागकोश में 4 पालियां होती हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बात एक ही है, लिख रहे हैं बोल रहे हैं, बात एक ही है ना। अब देखो क्या होगा, तो कहां से एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि एक आवृत बीजी है, हम बोलेंगे कि एक आवृत बीजी पादप के परागकोश में 2 पालियां होती है। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणु धानी होती है। ठीक है, और लघु बीजाणु धानी 4 परतों से घिरी होती है। चारों परतों के नाम लिख देंगे और बता देंगे कि बाह्य 3 परतें जो होती हैं वो इसकी सुरक्षा का या रक्षा का या संरक्षण का काम करती हैं। टैपिटम की सबसे अंदर वाली परत परागकणों को पोषण देने का काम करती है। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद करेंगे कि लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। आप ये लिख सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की कोशिकाओं को बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, और बीजाणु मात्र कोशिका और इन सभी कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कि प्रत्येक बीजाणु
मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होके अर्धसूत्री विभाजित होके 4 बीजाणु का निर्माण करती है, इसको बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, परिपक्व होकर, ये हो गया, परिपक्व होकर ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, परागपुटी में। तो आप लिख देंगे परिपक्व अवस्था में लघु बीजाणुधानी परागपुटी में परिपक्व हो जाती है। तो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जो हमने यहाँ पे सीखा है वो यहाँ पे लिख दिया। क्या बुक से आप कर सकते हैं ऐसा? बुक में इतना टिपिकल लैंग्वेज होती है, आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ तो आ गया। और 2-4 लाइनें क्या करनी है अपनी तरफ से इंक्लूड। जब एक चीज को समझ लिया तो लाइंस तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हिंदी में लिखना है ना कि इंग्लिश में। बात समझ आ रही है? तो ऐसे एक्सप्लेन करना है। शायद आप एक्सप्लेन कर देंगे, मेरा मानना तो ये। कर दोगे ना? तो करने की जरूरत क्या पड़ी, मैंने बोला तो है सब कुछ वैसे लिखना है। ठीक है, नोट करो इसे। अब यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, करेंगे हम परागकण। राइट, परागकण करेंगे। तो सीधी बात है, मैंने बोला जो यहाँ पे आपको दिखेगा आप समझेंगे उसको। और एक चीज और भी बताऊंगा, बड़ा चढ़ा के तो कितना लिख सकते हैं, टॉपिक समझ में आ गया तो बड़ा चढ़ा के तो कितना आप लिख सकते हैं वो तो आपको बताए। कितनी भी लाइंस लिख दो, क्योंकि जब टॉपिक के बारे में पता है कितनी लाइन लिख सकते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, सीधी सी बात है। इसमें क्या होता है, हाँ लेयर भी बनानी है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वाह्य चोल। क्या बोलते हैं? वाह्य चोल। ठीक है, और इसे बोलते हैं अंतचोल। अंतचोल। बात तो समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमारा परागकण का स्ट्रक्चर है, परागकण का संरचना है। इसमें कितने भित्ति दिखाई दे रही है आपको, परतें, मतलब परतें तो जानते हो आप, कितनी परतें दिखाई दे रही है? 2। एक बाहर वाली परत को वाह्य चोल बोले, और इससे अंदर वाली परत जो है उसे अंतचोल बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख रही है परागकण में कितनी कोशिकाएं हैं, एक है कायिका कोशिका और एक है जनन कोशिका। आप जानते हो अपने बॉडी में 2 तरह की कोशिका होती हैं, एक कायिका कोशिकाएं होती हैं और एक जनन कोशिकाएं होती है। कायिका कोशिका वो होती है जो काया बनाती है, जो अपनी बॉडी बनाती है, और जनन कोशिका वो होती है जो जननिक अंग बनाती है। इसका मीन्स जो वह कोशिकाएं जो ऐसे अंग बनाती हैं जो जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जनन कोशिकाएं। और जो बाकी अपनी काया बोलते हैं ना, काया, तो बाकी काया जो बनाती है वो कायिका कोशिका। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? जनन कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका वो होती है जो जनन से रिलेटिव होती है, कायिका कोशिका वो होती है जो अपनी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, काया से रिलेटिव होती है। ठीक है, समझ आ गया ना? अब देखो क्या आगे क्या होगा, और एक इसमें जनन छिद्र होता है। क्या होता है यहाँ पे? जनन छिद्र। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? एकदम पॉइंट क्लियर है? क्या होता है? ये होता है। अब देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं नर युग्मोद्भिद। क्या बोलते हैं परागकण को? नर युग्मकोद्भिद। अब इसको नर युग्मोद्भिद क्यों बोले? देखो नर का मीन्स तो नर हो गया, मेल हो गया, युग्मोद्भिद मीन्स उत्पन्न करने वाला, या आप बोल सकते हैं नर का, नर युग्मक का। देखो नर का मीन्स नर हो गया, और युग्म का मीन्स युग्मक। यहाँ पे ये जो वर्ड लिया है ना युग्मक के लिए आया, तो ये हो गया युग्मक, युग्मक। और उद्भव, उद्भव का मीन्स क्या होता है? उत्पन्न होना किस चीज का। तो यहाँ पे होगा, इसका मीन्स होगा उत्पन्न, उत्पन्न। ठीक है, तो क्या होगा, इसे नर युग्मोद्भिद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नर युग्मक को उत्पन्न करता है। समझ में आया? ये परागकण जो है नर युग्मक नहीं है। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है। ठीक है, क्या है? शुक्राणु है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला है, तो इसलिए नर युग्मोद्भिद बोलते हैं। अब बर्ड से मीन्स आपको पता है, मैं बर्ड से मीन्स निकाल के बता देता हूँ, क्या दिक्कत ही नहीं है। नर का मीन्स नर हो गया, युग्मो का मीन्स युग्मक हो गया, उद्भव का मीन्स होता है उत्पन्न करना। तो सीधी सी बात है, ये नर युग्मक को उत्पन्न करता है, इसलिए नर युग्मोद्भिद इसको बोलते हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेन कितने करते हैं। अगर एक्सप्लेन में एक सिंपल बताता हूं मैं, और एक बताता हूं कि अगर आपको फालतू में और लाइनें बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको ये दिख रहा है ना? तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे कि परागकण क्या होता है। परागकण को नर युग्मोद्भिद कहते हैं। नर युग्मोद्भिद कहते हैं ना, परागकण को नर युग्मोद्भिद कहते हैं क्योंकि यह, चलो 1 मिनट लगेगा, लिख ही दूं ना ये वाला, लेकिन नेक्स्ट हर टॉपिक नहीं लिखूंगा मैं। तो क्या बोलेंगे हम लिखेंगे परागकण को क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि यह नर युग्मक उत्पन्न करता है, नर युग्मक को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, राइट। फिर क्या लिखेंगे, परागकण में दो परतें पाई जाती हैं, दो परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। कहां से लिख रहे हैं हम, जो दिख रहा है उससे लिख रहे हैं, कभी सोचो कि कहां से लिख रहा हूं मैं, सी बात है। ये वाली बात मैंने क्या लिखी है, नर युग्मोदित, मैंने ये लिखा है, देखो कि परागकण क्या है, नर युग्मोदित है, यही लाइन उठी है कि परागकण को नर युग्मोदित कहते हैं। मैंने रीजन बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नर युग्मक उत्पन्न करता है। अब सामने जो भी दिख रहा है ना, टेंशन ही खत्म, जो भी दिख रहा है लिख दो, थ्योरी खुद हो जाएगी। क्या दिख रहा है आपको, दो परतें हैं ना, दो परतें पाई जाती है, क्या बाह्य परत को क्या बोल रहे हो आप, बाह्य परत, बाह्य परत को बाह्य चोल तथा आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, अंतचोल कहते हैं, अंतचोल कहते हैं। कोई दिक्कत, दिख रहा है ना। अब देखो बाह्य परत पे एक चीज और होती है कि बाह्य परत पे सब पे एक पदार्थ लगा होता है, क्या लगा होता है, एक पदार्थ लगा होता है, केवल जनन छिद्र पे नहीं होता। यहाँ पे एक परत ऐसे जैसे अपने दीवारों पे पेंट कर देते हैं ना, तो इस तरह से एक पेंट के टाइप का मतलब एक लेयर होती है, उसे कहते हैं हम स्पोरोपोलेनिन। क्या है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। हम क्या लिखेंगे, देखो बाह्य या बाह्य ऐसे लिख दो, दोनों की बात है कि बाह्य परत पर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन की क्या होती है, परत होती है। ये तो समझ आ रही है, जो चीज दिख रही है हमें तो उससे लिख रहे हैं, हमें तो चित्र पता है बस। देखो ध्यान रखना, पेपर में भी कैसे करना है, हमें तो डायग्राम पता है, हमें नहीं पता थ्योरी क्या है, बस हमने समझ रखा है इसके बारे में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या काम करता है, बस ये है। बाकी हमें एक भी वर्ड याद नहीं थ्योरी का। देखो ऐसे निकालनी है थ्योरी, ठीक है। बस क्या करना, यहाँ पे ये क्लास देख के आपको समझ लेना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, और डायग्राम को आपको कर लेना है, बस बात खत्म। थ्योरी लिखना इसीलिए सिखा रही हूँ, वरना थ्योरी लिखना कोई सिखाता है, वो भी बायो की थ्योरी लिखना नहीं सिखाता ना, लेकिन मैंने इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आपको याद ही नहीं करनी पड़े। ये हो गया, तो क्या होगा, परत होती है, स्पोरोलाइन की परत होती है, जो क्या करती है, इसका काम क्या होता है, परागकण कहीं भी चले जाएं, इस पर कोई भी अम्ल क्षार का कोई भी असर नहीं होता है, तभी तो परागकण चल सकते हैं इतने टाइम तक। बात समझ आ रही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इस परत पर अम्ल क्षार आदि का मीन्स और भी हो सकता है कुछ भी, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वरना आप जानते हैं एसिड कितने तेज होते हैं, एसिड इतने तेज होते हैं, आपको पता लोहे को भी जला देते हैं एसिड, है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता नहीं है। तो बात समझ आ गई ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ये होता है, स्पोरिल नहीं होता है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक जनन क्षेत्र भी तो लिख रहा है, तो क्या होता है, पराग में एक जनन छिद्र भी होता है, एक जनन छिद्र होता है। देखो मैं वो अभी भी सिखा रहा हूँ, लाइन बढ़ानी कैसे, फालतू करनी है। जनन छिद्र होता, बात क्लियर है। देखो ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिख रहे हैं, इस पर स्पोरोपोलेनिन की परत नहीं होती, लाइन बढ़ गई एक, तो क्या लिखेंगे, इस पर स्पोरोपोलेनिन की परत नहीं पाई जाती, ठीक है, जाती।
ये हो गया ना। देखो कितनी बातें हमने लिख दी, कितनी लाइनें लिख दी, बस क्या था आप पता था हमें, ये पता था। अब देखो आगे अब नहीं लिख रहे हमें, ठीक है, अब आगे बोल रहे हो। अब ये हो गया, ये होती है। अब क्या लिख सकते हैं, संरचना हो गई ना पूरी। अब हमें लाइनें जैसे बढ़ानी है तो क्या करना है, अब पराकरण से जो जो चीजें रिलेटिव है आप लाइनें और भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको एकदम एक्यूरेट लिखना है। क्या लिखना है पहले, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा नहीं पढ़ता, बस यहाँ पे पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ता है, सी बात है। और स्टार्टिंग में उसे लगा हाँ बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से चेक हो जाता है, यहीं से चेक हो जाता है। फिर आगे को लाइन्स बढ़ानी है जैसे किसी क्वेश्चन में, तो पराकरण के बारे में आपने जो और अदर चीजें पढ़ी है वो लिख दो नीचे। आपने क्या पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है कि पराकरण क्या होता है। पराकरण बढ़ती काग्र से कहा जाता है, बढ़ती काग्र पे जाता है, जाता है ना। अरे इसमें कोई डाउट है, हाँ बढ़ती काग्र पे जाता है। तो आप लिख सकते हैं पराकोष। अब ये भी लिख सकते हैं आप, पराकण का होता है पराकोष में होता है? ये लघु बीजाणुधानी से बनता है? और ये क्या होता है, ये जब पराकोष स्फुटन हो जाता है तो ये उड़कर भारतीय काग्र पर जाता है। भारतीय काग्र पर जाने के बाद क्या करता है, वहां पे अंकुरित होकर नर युग्मक उत्पन्न करता है। फिर नर युग्मक से निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद परागकण से बीज बन जाते हैं, अंडाशय से फल भित्ति बन जाती है। तो अगर टॉपिक पता है कितनी लाइन है तो और बढ़ा सकते हैं हम, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है, एक्यूरेट ऐसे लिखते हैं। लाइन अगर बढ़ानी है तो सीधी सी बात है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उससे रिलेटिव आपको जितना भी पता है आप नीचे लाइन बढ़ा सकते हैं। दोनों बातें क्लियर है, एक्यूरेट कैसे लिखा जाता है, लाइन्स कैसे बढ़ाई जाती है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये रूल्स होता है कि जितना मांगा है इतना लिखो, नंबर कंप्लीट मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, ठीक है, समझ आ गया, ऐसे नोट करो। अब यहां तक टॉपिक क्लियर है, ठीक है, अब यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना है। जैसे हमने क्या किया था, अभी लघु बीजाणु की संरचना समझी थी ना, इसी टाइप से क्या करना, आप उसको, आपके लिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, गुरु बीजाणु धानी जो होती है, वैसे वो तो मैंने बता ही दिया ना, अरे वो तो बता दिया ना मैंने कि हमारा जो स्त्री केसर होता है कितने भाग होते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं ना, वो मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं बताया, बताया हुआ है 3 भाग होते हैं ना, मैंने बता दिया कि स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं। अब वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको स्त्री के अंडाशय होता है ना, अंडाशय की जो थ्योरी है, और उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी होती है, जैसे लघु बीजाणु धानी की संरचना समझी है, ठीक है, और उससे पराकण कैसे बनते हैं, वैसे ही आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये देखना है क्या कि हमारा जो अंडाशय होता है उसके अंदर जो गुरु बीजाणु धानी होती है उसकी संरचना कैसे होती है, और उससे जैसे यहाँ पे परागकण बनते, वहां पे जो है क्या क्या किस किस टाइप से बनता है। क्लियर है बात, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे, आप बस एक बार रीड कर लेना। अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम परागण। परागण किसे कहते हैं, अब देखो परागकण में समझ रहे हो ना, दोनों में अंतर। पराग कण, कण का मीन्स क्या होता है, कण का मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े। तो इससे भी ध्यान रखना, कभी परागण और परागकण में डिफरेंट कर दो। पराग कण का मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, और परागकण कैसे थे, वो छोटे छोटे ऐसे थे ना, टुकड़े से थे ना छोटे छोटे। तो अब समझ में याद रहेगा ना कि छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, पराग कण, कण कहते हैं। तो परागकण आपने समझ लिया। अब परागण क्या है, दोनों के नाम एक से है ना। अब समझना हमें परागण, परा परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, आप समझो पहले परागण होता क्या है। अब आपको पता है, सीधी सी बात है, बस मैं यहां पे पूरा तो नहीं बना रहा, पूरे पुष्प को नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मुझे टाइम लगेगा फालतू में। ये हो गया, और ये है यहाँ पे, और इससे क्या है, उस तरह से कुछ निकला हुआ होता है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है ना क्या बोलते हैं। अब ये हो गया, और एक और बना देता हूँ, एक यहाँ पे बना दो, ठीक है, और एक यहाँ पे बना दो, ये होता है, ऐसा कुछ होता है ना। अब आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, भारतीय काव्य, ये सब मैं बता चुका हूँ यहाँ पे बताने की। अब देखो मैं जो बोला था ना, आपको क्या पढ़ना है, ये क्या है, अंडाशय है ना, अंडाशय के अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी, क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी, उसकी संरचना पढ़नी है आपको। जैसे लघु बीजाणु धानी की पढ़ी थी, ऐसे इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी होती है। जैसे आपको पता है ना कि परागकोश के अंदर क्या होता था, क्या होता है, वहां पे लघु बीजाणु धानी होती है, इसकी संरचना आपने पढ़ी थी, यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी होती है, इसकी संरचना बस एक बार रीड करनी है, आपको समझ आ गया होगा कैसे पढ़ना ये होगा। अब परागण का मीन्स क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, अब आपको ये तो पता है, ये तो पता है ना कि यहाँ पे लैंगिक जनन कराना है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होता है, निषेचन होता है।
ये तो पता है ना आपको, निषेचन होता है तभी तो कोई भी लैंगिक जनन होता है। नहीं समझ आया? हाँ तभी होता है। तो उसके लिए क्या होगा, नर युग्मक को मादा युग्मक को क्या होना पड़ेगा, संलयन होना पड़ेगा। लैंगिक जनन में आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट में लिख लो, मैं यहाँ पे नर युग्मक प्लस मादा युग्मक क्या होंगे, संलेत होंगे। संलेत का मीन्स मिल जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, निषेचन। निषे उसे तो बोलते हैं निषेचन। निषेचन, और निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज बोल दो या जाइगोट बोल दो, ये बनता है जाइगोट। इसका मीन्स क्या होगा, और जाइगोट के बाद आपको पता है भ्रूण, और डेवलप होके क्या बनेगा, डेवलप होके क्या बनेगा, कोई भी संतान बन जाएगी इससे। ठीक है। यहाँ पे अब भ्रूण क्या होता है, भ्रूण यहाँ पे बस यहाँ पे यहाँ तक रुक जाता है। फल के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है बस। और आप क्या करते हैं, फिर उसके बीज को दोबारा से क्या करते हैं, आपको उसको बोते हैं और फिर पेड़ बन जाता है, संतान तब बनेगी। यहाँ पे हम यहाँ पे कहाँ रोक देते हैं, भ्रूण फल पे रोक देते हैं, क्योंकि तब बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, वहीं पे रुक जाता है, अभी बताऊंगा। अब देखिए ये बात समझ आ गई। तो सीधी सी बात है, लैंगिक जनन करने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, संलित होना बहुत जरूरी है, वरना आगे को जनन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे परागकोश में क्या है, परागकण है। अब परागकण क्या होते हैं, जैसे ये स्फुटित होता है, किताबों में तो स्फुटन लिख रखा है, लेकिन स्फुटन का मीन्स होता है जैसे ही फटता है, जैसे ही क्या होगा, परागकश क्या होगा, जैसे ही परागकोश फटेगा, इसके अंदर क्या होगा, जैसे थैली में कोई चीज भरी हुई है, बिल्कुल ऐसे होते हैं परागकोश। थैली में कोई चीज भरी हुई, थैली फट गई तो क्या होगा, जो उसमें अंदर भरी हुई कोई चीज है वो बिखर जाएगी। ऐसे यहाँ पे होता है, परागकोश के अंदर क्या भरे हैं, परागकण। जैसे ये परागकोश क्या होगा, फटेगा तो क्या होगा, परागकण बाहर निकलेंगे। अब क्या होगा, या तो हवा से उड़ के ये पहुंचने कहां पे, वार्षिक कागज पर, या तो हवा से पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर ये जल में होगा, पानी में होगा, तो पानी बहता हो जाएगा, पानी ले जाएगा इसे। ठीक है। और अगर कोई क्या होगा, कीटों द्वारा भी होता है ना, अगर कोई कीट पहले परागकोश पे बैठा था, फिर वार्षिक कागज पे बैठ के जाके, तो क्या होगा, उसके परों पे क्या होगा, परों पे मतलब वो उसकी बॉडी पे क्या होगा, बॉडी पे परागकोश क्या, परागकण क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। अरे समझो, यहाँ पे परागकोश के जब ये स्फुटित हुआ, फटा, तो यहाँ पे क्या है, चारों तरफ इसके परागकण। जब कोई आके इस पे बैठेगा कीट, तो उस पे भी क्या होगा, परागकण लग जाएंगे। अब परागकण लग जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं वो झाड़ के जाएगा, है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से उड़ के वो यहाँ पे पहुंच गया, तो वही जो उसकी बॉडी पे लगे हुए परागकण थे वो यहाँ पे गिर जाएंगे ना। तो कितनी तरह से होता है, 3 तरह से होता है। किससे किससे हो सकता है, पहले परागकण पढ़ेंगे, फिर परागकण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको पता है, यहां से यहां तक क्या हो गया, परागकण यहां से लेके यहां तक गए, मतलब परागकोश से वार्तिकाग्र तक गए। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। बात समझ आ रही है, परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, परागण कहते हैं परागकोश से परागकण के वार्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को, काम को। जैसे मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ आपको कि हर काम का तो नाम नहीं होता, लेकिन कुछ कामों के नाम होते हैं, कुछ कामों के नाम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया भी था कि जैसे हम घर पे बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारे काम तो हमारे काम में गिनती हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं कि हाँ ये काम किया है। बहुत से काम क्या होता है, घर वाले हम बोलते भी ये काम किया, तो बोल देते हैं ये कोई काम में काम थोड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये इस काम का नाम क्या है, जैसे बिना पूछे, एक चीज सोचो, ये समझ नहीं आ रही होगा शायद, तो एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे बिना पूछे आप किसी की चीज को उठा के घर ले आए, तो इस काम का नाम क्या है, चोरी। बात समझ आ रही है ना, एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, काम को कैसे नाम देते हैं हम। जैसे किसी के घर से कोई चीज आप बिना पूछे उठा के अपने घर ले आए, तो इस काम को क्या नाम दे दिया, चोरी। इसी तरह से यहाँ पे देखो, परागकोश, परागकण के परागकोश से वार्तिकाग्र तक जब ये गया, परागकण कहां पे था, यहाँ पे था, और ये कहां पे पहुंच गया, फिर वार्तिकाग्र पे पहुंच गया। तो इसी काम को क्या नाम देते हैं हम, परागण। तो क्या होगा, अब लिख दो डेफिनेशन, पराग पराग कण के, कहां से, पराग कोश से, पराग कोश से कहां तक, वार्तिकाग्र, वार्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को, जाने जाने की क्रिया क्रिया का मीन्स तो जानते हो आप, काम। क्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं।
ठीक है ना। अब ये परागण कह दिया। अब हम इसके बाद समझेंगे परागण के प्रकार। ठीक है, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। प्रकार अब देखो परागण कितने टाइप का हो सकता है, पहले उसे समझेंगे। परागण कितने टाइप का हो सकता है, पहले उसे समझेंगे। आप देखो कितने टाइप का होता है। एक होता है स्वयं परागण, स्वयं परागण, स्वयं परागण, और एक होता है पर परागण, पर परागण। पर परागण, ठीक है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, पर परागण। अब देखो क्या होता है, यहां पे समझो, ठीक है ना। क्या होता है, एक पर परागण और एक होता है स्वयं परागण। स्वयं का मतलब स्वयं खुद है, और परागण का मीन्स तो आपको पता है, लिख रखा है। पर का मीन्स पराये दूसरे पे। पर का मीन्स क्या होता है, बस ये समझ लो, पर का मीन्स होता है पराये। पर का मीन्स क्या होता है, पराये। पराये मीन्स समझते हो, दूसरे। अरे पराये का मीन्स दूसरे होता है, ये तो जनरल भाषा का वर्ड है। तो क्या होता है, पराये मीन्स क्या होता है, दूसरे। इसका मीन्स किसी दूसरे पे जाने वाला है यहाँ पे। स्वयं का मीन्स खुद, स्वयं। स्वयं का मीन्स स्वयं। तो यहां पे समझो, यहां पे जो परागण होगा वो स्वयं में होगा। यहां पे पर का मीन्स होता है पराये, तो यहां पे जो परागण होगा वो दूसरे के साथ होगा, पराये के साथ होगा। और पराये और स्वयं है क्या, पराये कौन सा, क्या लेंगे क्या। अरे यहाँ पे आपको पता है कि स्वयं लेना है, तो क्या लेना है, स्वयं क्या लेना है, पुष्प लेना है। क्या लेना है, पुष्प। तो सीधी बात है, यहाँ पे स्वयं पुष्प में होगा, स्वयं का मीन्स उसी पुष्प में होगा। पराये, पराये का मीन दूसरे, क्या, और किसके क्या करना है, पुष्प, तो यहाँ पे दूसरा पुष्प लेना है। बात क्लियर है ना, वर्ड का मतलब तो पता है। पर का मीन्स होता है पराये, पराये मीन्स दूसरे, और दूसरे क्या, दूसरे पुष्प के साथ करेगा। ठीक है, स्वयं का मीन्स स्वयं खुद, और तो ये क्या करेगा, ये खुद के अपने एक ही पुष्प के अंदर कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे माना कि ये क्या है, इसका, समझ रहे हो आप, इससे क्या गया, इससे परागकण इस पे गया, और ये क्या है, एक ही पुष्प है ना, एक ही पुष्प है ना, दूसरे पुष्प पे थोड़ी जा रहा है, स्वयं में जा रहा है ना, यही तो बोल रहा है, स्वयं उसी पुष्प के अंदर रहेगा, दूसरे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो उसी पुष्प में रहा ना, तो ये क्या हो गया, स्वयं परागण। क्या हो गया, स्वयं परागण, परागण हो गया ना। अब ऐसा होता कि एक पुष्प क्या होता है, एक पुष्प और होता, यहाँ पे एक पुष्प दूसरा होता, ठीक है ना, एक पुष्प क्या होता, दूसरा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो इसको, अब ये क्या होता, अब क्या होता, इसका जो परागकण है वो इसके वार्तिकाग्र पे जाता, तो दूसरे पुष्प पे चला गया ना। देखो पराय पे चला गया, पराय का मीन्स दूसरे पुष्प पे चला गया, तो इसे क्या बोलोगे, पर परागण। क्या बोलोगे, पर परागण। कोई दिक्कत, पर परागण और स्वयं परागण समझ में आ गया, तो इसकी डेफिनेशन लिख दोगे ना। क्या लिखोगे, यहां पे लिख देंगे कि यदि परागण, यदि परागण एक ही पुष्प के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं उसको। अरे बात क्लियर है ना, मैं यहां पे लिखूंगा, बहुत लंबा टाइम लगता है मुझे, बोले आप लिख लेना इसको। तो क्या होगा, स्वयं परागण का मीन समझ तो आ गया ना। तो हम लिखेंगे इसमें कि यदि परागण एक ही पुष्प के अंदर होता है तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। मैं तो सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा अपनी वाली। पर परागण का मीन्स क्या होता है, यदि, देखो बिल्कुल सिंपल, बुक्स में अलग लिख रखा है, याद करने में दिक्कत आती है। अब आता है पर परागण, तो आप लिखेंगे यदि परागण की क्रिया दो पुष्पों के बीच होती है तो उसे पर परागण कहते हैं, है ना सिंपल। देखो बुक्स में तो लिखा है समान जाति के ये वो तो घंटों लग जाते हैं, तो सीधी बात है, बस आप याद रखना कि आपको क्या लिखना है कि यदि परागण एक ही पुष्प के अंदर होता है तो उसे स्वयं परागण कहते हैं, और आपको यहां पे लिखना है यदि परागण दो पुष्पों के अंदर होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। बात शायद क्लियर हो गई होगी। अब परागण करने वाले अभिकर्मक, अब क्या होगा, परागण के अभिकर्मक, यहीं पे लिख दू ना, ठीक है। यहां पे देखो परागण के कर्मक, कर्मक का मीन्स क्या होता है, कर्मक मीन्स अरे जो काम करते हैं,
नहीं समझ आया? कर्मक मीन्स काम करने वाले। वो केमिस्ट्री में क्या होता है, आप पढ़ते हो ना अभिकर्मक, तो क्या करते हैं, अभिकर्मक भी तो काम करके उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस का यूज कर सकते हैं इसमें, तो मैंने बता दिया किस किस का यूज कर सकते हैं परागण के लिए, अभी बताया था मैंने। वायु का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, और कीटों का कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, परागण के लिए किस किस का यूज किया जा सकता है, जल, वायु एंड कीट। कोई दिक्कत, कोई डाउट समझ में आ गया होगा, इसे लिखाने की जरूरत थोड़ी है। चलो करा देता हूं। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, तो परागण के परागण के अभिकर्मक या क्या बोलते हैं इनको, कारक भी बोलते हैं, कारक। आपको पता है, अभी मैंने बताया था, आप कभी कभी ना इतने छोटे छोटे काम भी नहीं करते। एक क्या होता है, अरे परागण के अभिकर्मक का मीन्स क्या होता है, परागण का मीन्स तो परागण हो गया, अभिकर्मक का मीन्स ये काम जो करा रहे हैं, कर्मक जो है, कर्मक का मीन्स क्या होता है, काम करने वाले। तो परागण का जो काम करने वाले हैं वो कौन कौन है, जल, वायु, कीट। कारक भी तो ये होते हैं, कारक दोनों काम करने वाले। तो क्या होता है, इसके तीन कारक होते हैं, एक होता है वायु, और एक क्या होता है, जल, और एक क्या होता है, कीट। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो, अब समझेंगे हम क्या, दोहरा निषेचन। पहले वर्ड का मीन्स समझो, दोहरा का मीन्स क्या होगा, निषेचन का मीन्स तो जानते हो आप, निषेचन का मीन्स क्या होता है, निषेचन का मीन्स होता है नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब दोहरा का मीन्स क्या होगा, डबल मिलेंगे, दो मिलेंगे, इसका मतलब। अरे ये तो क्लियर है, निषेचन का मीन्स क्या होता है, निषेचन का मीन्स क्या होता है, निषेचन का मीन्स होता है नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना या जुड़ना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पे दोहरा हो रहा है, इसका मीन्स दो निषेचन हो रहे हैं, इसका मीन्स क्लियर सी बात है, दो युग्मक मिल रहे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो युग्मक मिल रहे, तभी बोले दो निषेचन। होता क्या, देखो यहाँ पे इसका डायग्राम समझेंगे एकदम समझ आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता है ये क्या होती है, वार्तिकाग्र होती है। अब यहाँ पे परागकण आया, यहाँ पे क्या आया, परागकण, परागकण आया, परागकण यहाँ पे अंकुरित होकर एक नली बनाता है, क्या बनाता है, एक अंकुरित होकर क्या बनाता है, नली बनाता है। बात समझ आ रही है, ऐसे करके नली बनाता है, और इसके साथ में दो नर युग्मक जाते हैं। कितने नर युग्मक जा रहे हैं, देखो पता चल रहा है यहाँ पे दो निषेचन होने वाले हैं। कितने निषेचन होंगे, दो निषेचन होंगे। तो यहाँ पे दो नर युग्मक आते हैं, और ये दो नर युग्मक क्या करते हैं, ये दो नर युग्मक क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसके द्वार से ऐसे जाएंगे। दो नर युग्मक आए, अब एक नर युग्मक ने तो क्या कर लिया, अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लिया। किसके साथ कर लिया, अंड कोशिका के साथ निषेचन। और एक नर युग्मक जो होगा वो किसके साथ करेगा, जो हमारी ये ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है, या ये केंद्र की कोशिका, इनके साथ निषेचन। बात समझ आ रही है, एक निषेचन किसके साथ हो रहा है, अंड कोशिका के, और एक निषेचन किसके साथ हो रहा है, केंद्रीय कोशिकाओं के साथ। नहीं समझ आया, यहाँ पे लिख दो। देखो निषेचन कौन कौन सा, दोहरे निषेचन में किसके साथ निषेचन होता है, दोहरा निषेचन, निषेचन। यहां पे समझो किस किसके साथ हो रहा है, एक तो होगा अंड कोशिका के, अंड कोशिका के, किसके, अंड कोशिका के साथ हुआ, हुआ ना। और एक किसके साथ हुआ, ये केंद्रीय कोशिका जो है, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। अब तो क्लियर होगा, अरे अब तो क्लियर है, एक निषेचन किसके साथ हो रहा है, एक निषेचन अंड कोशिका के साथ हो रहा है, और एक निषेचन किसके साथ हो रहा है, केंद्रीय कोशिकाएं जो दो है ये। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अंड कोशिका से आपको पता है, अंड कोशिका से आपको पता है क्या बना होगा, निषेचन होगा युग्मनज। क्या बना होगा, युग्मनज। और युग्मनज डेवलप होकर क्या बनाया होगा इसने, भ्रूण। ये प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके साथ केंद्रीय कोशिका के साथ, यहाँ पे थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे केंद्रीय, केंद्रीय कोशिका, कोशिका। ठीक है, बुक में कभी कभी ये भी लिखा होता है ध्रुवीय केंद्रक, बात एक ही है, दो नाम है इसके, केंद्र के। अरे इसको क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल रहे हैं ना, लेकिन है क्या ये, अरे है तो कोशिकाओं का बना हुआ दो। ठीक है, तो आप केंद्रीय कोशिका के साथ संलग्न मान, लेकिन क्या है, इसे बोल आप ध्रुवीय केंद्रक रहे हैं, लेकिन निषेचन तो भाई
कोशिकाओं के साथ ही होगा जो केंद्रक में कोशिका लगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब निषेचन होगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या कितनी कोशिकाएं मिल रही है, 2 कोशिकाएं मिल रही है ना, एक अंड कोशिका और एक नरयुग्मक भी तो क्या है, अरे दोनों कोशिकाएं होती है। और कैसी कोशिकाएं होती है, हाफ, आधी कोशिकाएं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या आधी होती है ना युग्मकों में, हाफ हाफ होती है, हाफ हाफ मिलकर तो 2 कोशिकाएं मिल रही है। यहाँ पे कितनी कोशिकाएं मिल रही है, 3, 2 देखो यहाँ पे और एक नरयुग्मक की, कितनी हो गई, तो इसे बोलते हैं त्रिसल्यन। ये कौन सा सल्यन माना जाएगा, ये क्या होगा, अरे द्विसल्यन नहीं बोलोगे, अगर सल्यन देखो तो द्विसल्यन, द्विसल्यन का मीन्स पता है, द्वि का मीन्स 2, सल्यन का मीन्स मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहे हैं तो क्या कौन सा सल्यन हो गया, द्विसल्यन। यहां पे कितने मिल रहे हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, त्रिसल्यन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां पे क्या हो रहा है, द्विसल्यन, क्योंकि 2 मिल रहे हैं, कौन कौन मिल रहे हैं, एक तो अंडकोशिका और एक नारीयुग्मक, इसे द्विसल्यन बोल दिया। फिर उसे समझ में आ गया, अंडकोशिका संलयित होकर क्या होगा, युग्मनज, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, त्रिसल्यन हुआ, अब त्रिसल्यन से जो बनता है वो बनता है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। क्या बनता है यहाँ पे, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अरे ये अंडकोशिका और नरयुग्मक मिल गए, मिलने के बाद क्या बन गया, इससे युग्मनज, युग्मनज डेवलप होकर क्या बन गया, भ्रूण। ऐसे यहाँ पे ये क्या होगा, जब क्या होगा, एक नरयुग्मक इसके साथ मिल जाएगा तो तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। फिर क्या, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भ्रूण पोष में, काय में, भ्रूण पोष में। अरे बात क्लियर है ना, भ्रूण पोष में। अब आपको पता है भ्रूण क्या करता है, भ्रूण क्या करता है, अरे भ्रूण से तो पौधा ही बनना है, सीधी सी बात है। भ्रूण पोष क्या करता है, देखो पोष में आ रहा है शब्द, क्या शब्द आ रहा है, पोषण आ रहा है ना, पोषण, अरे भ्रूण पोष में आ रहा है ना, पोषण, तो सीधी सी बात है। जब ये हमारा, इसका काम क्या होता है, इसका काम तो आपको पता है, जो नई संतान बननी है वो इसी से बननी है, ठीक है। जब आप बीज को बोओगे, सीधी सी बात है, तो उसमें से जो डेवलप होकर पौधा निकलेगा वो कहां से निकलेगा, भ्रूण से निकलेगा। ये तो क्लियर है ना। अब भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण पोष का कार्य होता है पोषण देना। और किसको पोषण देना, किसे, भ्रूण को। क्लियर, आपको दिख भी रहा है, दोनों पास ही है ना, पास ही है ना। देखो यहाँ पे भ्रूण विकसित होता रहेगा, ये दोनों से पोषण देते रहेंगे, दूर भी जाना नहीं पड़ लिया, पास पास ही है दोनों। क्या है, दोनों पास पास ही है दोनों। तो बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब आपको लिखना है द्विनिषेचन। तो मैंने बोला समझ लिया, क्लियर ना, इसी बात को लिख दोगे ना। कैसे, हम लिखेंगे क्या, अब मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि स्फुटन द्वारा क्या होता है, स्फुटन द्वारा परागकण वार्तिकाग्र पर पहुंचता है। फिर परागकण वार्तिकाग्र पे अंकुरित होता है, जिससे एक नली बनती है, जो कहां से होती हुई, देखो जो नली जनन छिद्र से होकर अंदर किस में जाती है, भ्रूण कोष में जाती है। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को भ्रूण कोष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा है कि क्या होगा, चलो दोबारा रिपीट करता हूं, कभी आप भूल जाओ, क्योंकि अच्छा सा टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि परागकोश के स्फुटन के बाद परागकण परागकोश से वार्तिकाग्र पर किसकी, परागण की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, ठीक है। फिर परागण वार्तिकाग्र पर अंकुरित होता है और परागकण से एक नली बनती है, जो कहां से होती हुई, देखो जनन छिद्र से होती हुई भ्रूण कोश के अंदर जाती है, ठीक है। और इस नली से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर जाते हैं। एक नर युग्मक केंद्रीय की कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे त्रिसल्यन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ध्रुवीय कोशिका और एक नर युग्मक सल्लित होता है, अर्थात 3 कोशिकाएं सल्लित होती है, इसलिए इसे त्रिसल्यन बोलते हैं। कोई डाउट, फिर क्या होगा, त्रिसल्यन होता है, इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे डेवलप होकर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ सल्लित होता है, इसको द्विसल्यन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कोशिकाएं सल्लित होती है। उसके बाद
इससे युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे भ्रूण बनाता है, ठीक है, भ्रूण बनाता है। फिर आगे लिख देंगे आप, यहां पर दो निषेचन होते हैं, यहां पर कितने निषेचन होते हैं, यहां पर दो निषेचन होते हैं, इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन बोलते हैं। कहानीगत समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज और है कि आवृत बीजी पादपों में दोहरा निषेचन होना एक इनकी यूनिक क्वालिटी है। बात समझ आया, क्या है इनकी एक यूनिक क्वालिटी है, इसे नोट करो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है। वैसे तो आपको पता है कि लॉन्ग पूरा अगर चीज आपने पढ़ी हुई है तो सीधी बातों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, एक एक नंबर में बता सकते हैं ना। जैसे एक नंबर पूछ लिया दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, क्या आप उल्टा करते हैं कभी कभी कि आप शॉर्ट आंसर करते हैं, फिर लॉन्ग, फिर क्या करता है जो उससे अति लघु वाले टाइप आते हैं तो फिर वो करते हैं, फिर लॉन्ग करते हैं। कितने अजीब हो ना तुम, आप समझने की कोशिश करना, लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, करने भी कैसे है मैंने बताया, समझ लो। शॉर्ट क्वेश्चन 90%, 90 नहीं बल्कि 95% लॉन्ग आंसर से ही बनते हैं, शॉर्ट भी और ये भी। इसका मीन लॉन्ग लॉन्ग कर लो बस, बाकी 2% जो आप करते हैं ना फालतू में टाइम वेस्ट करके, वो मत करना, क्योंकि लॉन्ग में पूरा तो चैप्टर आ जाता है। अरे लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर लिया आपने तो पूरा चैप्टर आ गया, तो शॉर्ट कहां से बनाएगा वो, विदेश से लेके थोड़ी आएगा। तो आपको लॉन्ग कर ले, लॉन्ग कर ले, शॉर्ट उसी में सो जाते हैं। बस 2 से 4% हो सकता है कि इधर उधर से पूछ ले, तो वो भी कॉन्सेप्ट बेस ही होंगे। पहला पढ़ा देखो अनिषेक फलन और बहुविरुणता, छोटी छोटी थ्योरी कभी पूछ लेता है वो। अब देखो यहाँ पे वर्ड से समझेंगे आप। अब यहाँ पे क्या आता है अनिषेक फलन, तो अनिषेक निषेचन आ गया ना, देखो देखो आ मतलब जो सत्य असत्य होता है? अगर यहाँ पे आता निषेक मतलब होता है निषेचन, 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 ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सत्य, पढ़ा होगा ना, अगर आ लग गया तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। यहाँ पे अगर ऐसे होता है निषेचन, क्योंकि इसका निषेच का मीन क्या होता है, निषेक का मीन्स होता है निषेचन, ठीक है। अब अगर निषेचन होता तो इसका मीन्स यहाँ पे निषेचन हो रहा है, फलन मीन्स फल बनने में, बात समझ में आ रही है, फल बनने में क्या हो रहा है यहाँ पे निषेचन हो रहा है अगर निषेच आता। अब इसने लगा दिया अनिषेचन, क्या लगा दिया अनिषेचन, इसका मीन्स फलन का मीन्स फल, बात क्लियर है। तो क्या होगा यहां पे जो फल बन रहा है वो बिना निषेचन के बन रहा है, पॉइंट क्लियर है भाई। निषेक का मीन्स क्या हो गया, निषेक का मीन निषेचन हो गया, फलन का मीन्स फल हो गया है। और लेकिन अगर आ लगा हुआ नहीं होता तो क्या होगा निषेचन फलन, इसका मीन्स क्या हो जाता, जो फल बन रहा है वो निषेचन से बन रहा है। लेकिन आ लगने के बाद क्या हो गया निषेचन से नहीं बन रहा, जैसे मैंने बता दिया कि सत्य तो सही है, अगर आ लगा दिया तो सत्य नहीं है, झूठ है। तो यहां पे क्या होगा अनिषेचन का मतलब समझ गए कि यहाँ पे बिना निषेचन के फल बना होगा। अगर निषेचन फल होता तो फल निषेचन से बन रहा है, अब आ लगाने के बाद क्या हो गया कि बिना निषेचन के फल, तो क्या हो गया बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन, निषेचन फल, समझ में आ गया। वर्ड का मीन्स क्या निकल रहा है, आ का मीन्स आ गया बिना, आ का मीन्स आ गया बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के फल। तो इसका मीन्स क्या होगा, अगर कहीं पे किसी पौधे में बिना निषेचन के कोई फल बनता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। डेफिनेशन समझ आ गई ना। अब देखो बहु का मीन्स बहुत से, बहुत से, बहुत सारे, बहुत सारे हो गए ना, बहुत सारे, बहुत सारे किसे बोलोगे, अगर एक से अधिक है तो बहुत सी तो बोलेंगे। अरे एक होता है तो क्या होता है सिंगुलर होता है, अगर दो हो जाते हैं, दो से कितने भी हो जाए तो क्या हो जाते हैं प्लूरल, तो क्या होता है तो दो मतलब होता है। हमें मतलब है कि दो या दो से ज्यादा, एक कैटेगरी तो एक ही आती है ना, सिंगुलर तो एक में आता है, अरे सिंगुलर तो ओनली एक में आता है ना, तो इसीलिए बात समझ आ गई। तो क्या होगा बहुत सारों का मीन्स क्या हो गया, अगर दो हो गए दो से ज्यादा हो गए सब एक ही कैटेगरी में आते हैं बहुत सारों की। तो क्या होगा यहाँ पे बहुभ्रूणता। अब भ्रूण का मीन्स तो आप जानते हैं भ्रूण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे बहुत सारे भ्रूण होंगे, बहुत सारे भ्रूण का मीन्स एक से ज्यादा भ्रूण होंगे। अरे आप तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसा बीज जिसमें बहुत सारे भ्रूण होते हैं, बहुभ्रूणता कहलाती है, बात करते हैं।
अरे ऐसा तो समझ सकते हो, बहु का मीन्स बहुत सारे, भ्रूण का मीन्स भ्रूण, तो आप लिख देंगे ऐसा बीज जिसमें बहुत सारे भ्रूण होते हैं बहुभ्रूणता कहलाता है। फिर आता है देखो, संघ का मीन्स क्या होता है, सात, और जनन का मीन्स क्या होता है, जनन। इसका मीन्स क्या होता है, अगर यहाँ पे आने लगा होता तो इसका मीन्स साथ में जनन कर रहे होते, और साथ में कौन करते हैं जनन, आपको पता है युग्मक, युग्मक करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, असात, मतलब अब डेफिनेशन समझो इसकी, कि अगर ये सात जनन, वैसे रियल में जनन होता कैसे, कब है, कि जब नर युग्मक मादा युग्मक साथ में आते हैं, तभी क्या होता है, जनन होता है। लेकिन जिस जिस पे आ लग गया तो इसका मतलब उल्टा हो गया उसका। यहां पे क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना ही निषेचन हुए, बिना ही संलयन के क्या हो जाता है, जनन हो जाता है। आ लगने से बात पता चल गई ना, उल्टी हो गई। जैसे यहाँ पे क्या होता है, निषेचन, तो निषेचन का मीन्स अगर निषेचन होता है तो निषेचन हो रहा है, यहाँ पे अगर आ लग गया तो निषेचन नहीं हो रहा। बात क्लियर है ना, अगर निषेचन है तो निषेचन हो रहा है, अगर आ लग गया तो निषेचन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है संघजनन का मीन्स, तो युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक क्या हो रहे होते, मिल रहे होते, संलित हो रहे होते, और अगर आ लग गया तो संलित नहीं हो रहे। अब तीनों की डेफिनेशन कराऊं मैं, देखो इसकी डेफिनेशन में बोल रहे हैं, आपको करनी है। अब बोलेंगे क्या, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें कि जब निषेचन नहीं हो रहा है ना इसमें, तो हम लिखेंगे कि जब बिना निषेचन के, जब किसी पौधे में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, बहुभ्रूणता, इसमें लिखेंगे हम जब किसी बीज में एक से अधिक बीज होते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि यदि किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। या आप सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हैं, यदि किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है असंजनन, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि नर और मादा युग्मकों के संलयन के बिना अगर कोई भी जनन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, असंग जनन बोलते हैं। तीनों की डेफिनेशन क्लियर है ना, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अनिषेचन, अनिषेचन का भी समझ आ गया ना, कि यदि किसी पौधे में बिना निषेचन के किसी फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। दूसरा है बहुभ्रूणता, तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी बीज में एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि यदि किसी बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं तो बहुभ्रूणता कहते हैं। तीसरा होता है असंजनन, असंजनन में आप लिख देंगे कि युग्मक, युग्मकों के क्या, युग्मकों के संलयन के बिना यदि किसी पौधे का या किसी फल का निर्माण होता है तो उसे असंजनन कहते हैं। चैप्टर अपना क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, और ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। आप इस क्या करना, एक बार क्या करना है आपको, जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उससे आंसर निकालना सिखाया है, बात समझ आ रही है ना। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम से कैसे आंसर हम यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको मोस्टली उस चीज पे फोकस करना है और एक एक वन बाय वन करके सबके इसी तरह से उसे रीड करके उसे समझ के सबके आंसर खुद से निकालने की 100% कोशिश करनी है। ठीक है।